हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थियरी का क्रैश कोर्स। तो आपको ये पता है कि नेट में ग्रुप थियरी आपका 8 टू 10 मार्क्स के आसपास आता है और गेट में भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पहले ये वीडियो को आप जरूर देख के जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस टाइप की वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम लोग ग्रुप थियरी में देखो सिमेट्री का ही होता है। सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये सब बहुत ही डिटेल और बहुत ही मस्त से पढ़ेंगे कि आपको याद भी हो जाएगा। आपका पूरा मेहनत मैं आपका कर देता हूँ। ठीक है, चलो। क्या है यहाँ पे पहला पॉइंट कि सिमेट्री इज अ क्वांटिटेटिव टर्म। क्या बोला है यहाँ पे? सिमेट्री जो है हमारा वो क्वांटिटेटिव टर्म है। मतलब कि क्वांटिटेटिव का मतलब कि जो हम मेजर कर सकते, मेजर इन द सेंस कि हम बता सके हाँ ये ज़्यादा सिमेट्रिक है, ये लेस सिमेट्रिक है, ये और ज़्यादा सिमेट्रिक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं हम लोग ताजमहल का। ताजमहल आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अपने पिक्चर इमेज में देखा होगा। अगर उसमें क्या होता है, एकदम सिमेट्रिकल है वो जो बना है ताजमहल। एकदम किसी साइड से देखो आपको लगे हाँ ये तो मतलब इस हम पता ही नहीं करेगा कौन सा साइड सही है कौन सा सीधा है। हर तरह से एकदम सिमेट्रिकल बनाया गया, तो वही है सिमेट्री इज ए क्वांटिटेटिव लॉ। सेकंड क्या होता है? सिमेट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑपरेशन। फ्रेंड, जितना ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा, मतलब उस प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जितने भी उस पे लगेंगे, ठीक है, उतना हम लोग, मतलब इन शॉर्ट जितना भी नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा, उस किसी भी मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ ऑपरेशन बढ़ाते हैं तो हम ये बोलेंगे कि हाँ ये ज़्यादा सिमेट्रिक है। ठीक है, चलो। ये तो हो गया थियरी पार्ट का। मेन हम लोग मुद्दे पे आते हैं, अपने प्रॉब्लम पे जो हम लोग यहाँ पे पूछे आते हैं। आपको यहाँ पे पता है कि 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। क्या? पहला होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहला क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेकेंड क्या होता है आपका? प्लेन प्लेन वाला। ठीक है। और थर्ड होता है आपका यहाँ पे इम्प्रॉपर एक्सिस। और फोर्थ क्या होता है आपका? इन्वर्जन सेंटर। और फिफ्थ होता है आइडेंटिटी। ठीक है, इसको डिटेल में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सिंपल सा रोटेशन होता है। हम कितना रोटेशन कर रहे हैं, 90 डिग्री कर रहे हैं, 180 डिग्री कर रहे हैं, 120 डिग्री भाई। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? सी सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। एन क्या हमारा डिनोट करते हैं? ये हमारा एन नंबर बताता है 1 2 3 4। अगर अगर यहाँ पे 360 डिग्री अपॉन एन, मतलब अगर हमें C2 लिखा है कहीं पे, यहाँ पे थोड़ा ये लेता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे C2 लिखा है, C2 का मतलब क्या है? एक मिनट, थोड़ा सा कम। ठीक है, मतलब यहाँ पे C2 का मतलब है कि 360 डिग्री, 360 डिग्री, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। मतलब आपने जो रोटेशन किया है उस मॉलिक्यूल का 180 डिग्री किया है। 180 डिग्री करोगे तो आप उसको क्या लिखोगे? C2 लिखोगे। क्या लिखोगे? C2। ऐसे ही मतलब 360 डिग्री अपॉन एन जो भी आता है वो हमारा C2 C3 C3 ऐसा होता है। ठीक है। अब देखो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमेशा हमेशा याद करना, सी एन में हमेशा हमेशा नंबर ऑफ ऑपरेशन होता है n-1। एन आपका क्या है यहाँ पे? जो एन है। ठीक है। अगर यहाँ पे C2 है, अगर यहाँ पे C2 तो नंबर ऑफ ऑपरेशन बोला तो पूछेगा कितना है, तो इसमें बोलोगे n-1 मतलब 2-1 बोले तो 1 आएगा। ठीक है। C3 में आएगा तो 3-1 2 आएगा। ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, ये हो गया। नाउ एक्सिस ऑफ हायर। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, ये सब देखते हैं। ठीक है, नहीं तो ये नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे एक्सिस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इज कॉल्ड 1 डिग्री एक्सिस। ठीक है। और इफ ऑर्डर ऑफ टू एक्सिस इज सेम देन एक्सिस दैट अपीयर डिस्टिंक्ट इज 1 डिग्री एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम लोग प्राइमरी एक्सिस किसको बोले? एक प्राइमरी होता है मतलब 1 डिग्री बोलते हैं, एक 2 डिग्री ठीक बोलते हैं। ठीक है। 1 डिग्री किसको बोलेंगे? जैसे यहाँ पे बोला एक्सिस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब यहाँ पे बोल रहा है जैसे हमारा यहाँ पे C2 है और यहाँ पे कोई C3 है, तो किसको हम प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस को लेंगे C3 वाले को, किसका ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट है, इसलिए इसको लेंगे। इन दोनों में जिसका मतलब C3 C4 में हम C4 को लेंगे। वही बोला एक्सिस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर को हम लोग 1 डिग्री एक्सिस लेते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे बोलता है कि चलो मेरा C3 ये और C3 दोनों सेम हो, अब क्या करोगे? इफ ऑर्डर ऑफ टू एक्सिस इज सेम देन एक्सिस दैट अपीयर डिस्टिंक्ट इज 1 डिग्री, प्राइमरी एक्सिस और 1 डिग्री एक्सिस। अगर यहाँ पे आपका C3 और C3 सेम आ गया तो अब कौन सा लेंगे? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपका C3 मतलब सेम आ गया, ऑर्डर सेम आ गया, तो आप ऐसे एक्सिस को लोगे, ऐसे एक्सिस को लोगे जो डिस्टिंक्ट हो, जो अलग दिखता हो। ठीक है, उसको हम लोग प्राइमरी एक्सिस लेंगे। आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। ठीक है। नाउ there is not possibility of even number of C2। क्या बोल रहा है? there is not possibility of even number of C2। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। नाउ प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड है प्लेन। नंबर इसका इसका हमेशा ऑपरेशन 1 होता है, मतलब हमेशा प्लेन का जो हम लोग CN का कितना देखे थे, CN का ऑपरेशन निकाला तो n-1 करते हैं। और हमेशा प्लेन कोई भी हो,
मतलब सी सिग्मा एच हो, सिग्मा बी हो, कुछ भी हो, तो इसका हमेशा प्लेन का ऑपरेशन 1 होता है, ठीक है? आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आगे चल के समझ में आएगा क्यों मैं इतना बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑपरेशन इक्वल्स टू 1 फॉर ईच प्लेन, ठीक है? सिग्मा एच हो जाए, सिग्मा वी हो जाए और सिग्मा डी हो जाए। अब आप बोलोगे सर सिग्मा एच क्या होता है? सिग्मा इसको बता दो, तो मैं आपको बताता हूँ। सिग्मा जो होता है वो जो आपने प्राइमरी एक्सिस निकाला अभी, प्राइमरी एक्सिस मतलब आपको नहीं समझ आ रहा है, तो देखो ये जैसे आपका वाटर है, ठीक है? वाटर है यहाँ पे, आपका एक्सिस देखो यहाँ अगर करते हैं, अगर यहाँ से हम रोटेट करते हैं इसको, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, C2 कुछ ऐसा आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब ऐसे हम लोग रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री पे, तो हमारा सेम आ गया, सेम स्ट्रक्चर। अगर हम इसको 180 डिग्री पे रोटेट करें तो हमारा सेम आ जाएगा, तो इसको ही बोलते हैं C2 वाला, ठीक है? वही बोल रहे हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे C2 एक चलो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होता है, अगर हम कोई प्लेन पास करते हैं, अगर हमारे पास कोई प्लेन पास करते हैं, अगर वो इस ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस सपोज, और मैं इसके परपेंडिकुलर कोई प्लेन को पास कर रहा हूँ, ठीक है? प्लेन को परपेंडिकुलर पास कर रहा हूँ, अगर वो कट कर रहा है तो उस परपेंडिकुलर एक्सिस को क्या बोलेंगे? मतलब सिग्मा एच बोलेंगे। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होता है प्लेन को, उसको सिग्मा एच बोलेंगे, और जो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो होगा उसको सिग्मा वी बोलेंगे, ठीक है? ये याद करना, पैरेलल वाले को सिग्मा वी बोलते हैं और प्राइमरी एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले प्लेन को सिग्मा एच बोलते हैं। अब सिग्मा डी किसको बोलेंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो जैसे सिग्मा वी है वैसे सिग्मा डी है, यहाँ पे भी पैरेलल, यहाँ पे भी पैरेलल है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइक सिग्मा वी। हाँ, अब क्या है इसमें? बाइसेक्ट एंगल बिटवीन टू सी टू एक्सिस। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जैसे दो सी टू एक्सिस, एक सी टू एक्सिस ये हो गया, एक सी टू एक्सिस ये हो गया, ठीक है? तो इन दो सी टू एक्सिस को कट करने वाले जो प्लेन पास करते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा डी, ठीक है? ये भी C2 है और ये भी C2 है, ठीक है? दो एक्सिस को वही बोल रहा है, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन टू C2 एक्सिस, ये भी C2 एक्सिस है, ये भी C2 एक्सिस सपोज, तो इस दो C2 एक्सिस को कट करने वाले के प्लेन को क्या बोलेंगे? सिग्मा डी बोलेंगे, ठीक है? पासिंग थ्रू लेस नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बोला यहाँ पे। चलो, अब इम्प्रॉपर एक्सिस, इम्प्रॉपर एक्सिस का मतलब होता है, इसको डिनोट करते हैं एस से, ठीक है? SN S2 मतलब ये देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? इम्प्रॉपर मतलब रोटो रिफ्लेक्शन, मतलब पहले रोटेशन करेंगे उसके बाद रिफ्लेक्शन करेंगे। पहले रोटेशन करेंगे और रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे? परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन करेंगे। मतलब हम लोग अगर इस एक्सिस से उसको घुमा रहे हैं, ठीक है? तो उसको जब हम लोग मतलब अगर हमारा कोई मॉलिक्यूल है ऐसा वाटर वाला, सपोज मान के चलते हैं, हमने घुमाया इसको, ये एक्सिस है, ठीक है? तो जब ये हो गया हमारा रोटेशन, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो ये हमारा एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? ये इस टाइप से रखेंगे तो पैरेलल हो जाएगा, इस टाइप से इसको रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है? मतलब सिंपल सा है, रोटो रिफ्लेक्शन, मतलब रोटेट, पहले रोटेट करेंगे फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है? तो अगर अब यहाँ पे एन क्या होगा? जैसे एन हम लोग पढ़े थे 360.2, यहाँ पे भी S2 है, S3 S4 आएगा, तो अगर मेरा एन इवन आता है तो मेरा नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? सिंपल सा n/2 होगा। मतलब यहाँ पे अगर S2 आता है, ठीक है? S2 आता है तो ये मेरा 2 क्या है? इवन नंबर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या पूछेगा? तो 2/2, मतलब कितना आ जाएगा? 1 आएगा, मतलब n/2, ठीक है? अगर यहाँ पे S3 आ गया, S3 आ गया, ये मेरा क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसके लिए क्या हो गया? n-1, मतलब 3 - 1 = 2। इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है? ये मतलब 2 है, ठीक है? S3 वाले में। तो वही बोल रहा है कि S वाले में क्या है, मतलब इम्प्रॉपर एक्सिस में n इक्वल्स टू इवन है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन n/2 होगा, n इक्वल्स टू ऑड है तो नंबर ऑफ ऑपरेशन n-1 होगा। चलो, इन्वर्जन सेंटर, इन्वर्जन सेंटर कुछ भी नहीं होता, हमारा एक सेंटर है जहाँ इस डिस्टेंस से जो हम लोग पॉजिटिव एक्स में जाते हैं वही हम लोग सिंपल सा माइनस, मतलब यहाँ से समझो ये मेरा एक्सिस है, ठीक है? अगर हम लोग जितना डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स में गए, यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है? उतना ही माइनस एक्स में गए, उतना ही डिस्टेंस हम लोग अगर माइनस एक्स में जाते हैं, अगर हमें सेम चीज़ मिलता है, सेम चीज़ मतलब सेम कुछ सेम मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन सेंटर। वही बोला 180 डिग्री, अगर यहाँ से आप रोटेट करोगे तो सेम चीज़ 180 डिग्री रोटेट करोगे तो एक ही चीज़ आएगा, ठीक है? वही बोला 180 डिग्री रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है? ये इन्वर्जन सेंटर आपको समझ लो S2 है, S2 को ही इसको इन्वर्जन सेंटर बोलते हैं, ठीक है? 180 डिग्री पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 2 लिखा है तो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री रोटेशन फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है? इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन आप देख लो, ये इवन है आपका, इवन है तो हमने क्या बताया? n/2, मतलब 2/2 का 1 होता है। या देखो नंबर ऑफ ऑपरेशन इसका 1 है, ठीक है? इफ द एटम्स आर डायगोनली प्लेस्ड देन दे हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है? अगर डायगोनली प्लेस्ड है तो उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा वहाँ पे। चलो, लास्ट है हमारा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कुछ भी नहीं, आप कुछ भी मत करो उसको बोलोगे आइडेंटिटी, ठीक है? एवरी एलिमेंट हैज आइडेंटिटी, हर एक एलिमेंट का आइडेंटिटी, मतलब हम लोग एक तो मान के रखते हैं कि हाँ आइडेंटिटी हर एक मॉलिक्यूल में, मतलब डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं, तो उसका ऑपरेशन, नंबर ऑपरेशन क्या होगा? 1 होगा, ठीक है? चलो,
अब तो ये हो गया हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट ग्रुप्स के बारे में। पॉइंट ग्रुप सिंपल सा कलेक्शन होता है इन सबका, ठीक है, सी एन, सिग्मा एच, ई बी, सिग्मा डी, इन सबका कलेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं पॉइंट ग्रुप, सिंपल सा शब्दों में बोला जाए। अब यहाँ पे देखो इसमें बहुत सारे होते हैं, सी एन एच होता है, सी एन बी होता है, सिग्मा डी एन एच होता है, डी डी होता है, मतलब उसमें बहुत सारा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या मेन हम लोग को एग्जाम में कैसे आता है। अगर हमें बोल दिया जाए कि हमारे C3H है, ठीक है, C3H है, तो उसमें कौन-कौन से ऑपरेशन होंगे, मतलब सीएन होगा, वन सिग्मा एच, क्या-क्या होगा, ये हमें कैसे फाइंड आउट करने का। तो हमको सिंपल सा कुछ याद नहीं करने का। यहाँ पे देखो सीएनएच होगा तो आपको पहले सीएन लिखना है, सीएन यहाँ पे कुछ आगे मत लिखना, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। सीएन प्लस 1 सिग्मा एच प्लस ई, इतना लिख लिया। सीएनएच में क्या लिखोगे, सीएन प्लस 1 सिग्मा एच प्लस ई। अब यहाँ पे क्या जो ब्लैंक बचा है, यहाँ पे जो ब्लैंक लिखा है वहाँ पे हमें एस कर भरना होता है, ठीक है। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल आता है तो वहाँ पे एस आता ही आता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जहाँ पे आएगा वहाँ पे एस आएगा, ये नोटिस करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें जो यहाँ पे एन है, अगर ये मेरा इवन है, मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे C2H की बात कर रहा हूँ, ठीक है, C2H की बात कर रहा हूँ, इसको क्या कर दूंगा मैं, C2 प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, एक मिनट इसको एरेज करता हूँ, अच्छे से लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं C2H, C2H में हमने क्या बोला, अगर आपको C2H आ गया तो उसके अंदर क्या क्या होगा, तो आप क्या ले लोगे, पहले C2 है इसमें, C2 है, फिर क्या हमारा 1 सिग्मा एच है, ठीक है, फिर क्या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी देखो सब में होगा, ठीक है, ये हो गया। अब जो बचा अब क्या होगा, अब आप इसका जो नंबर ऑपरेशन होता है, नंबर ऑपरेशन हमेशा सी वाले का 2n होता है, ठीक है, और डी वाले का 4n होता है, वो आपको आगे आगे पता चलेगा। तो इसका 2n बोले तो 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 होगा, क्योंकि n हमारा 2 है तो यहाँ पे टोटल 4 ऑपरेशन आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, C2 का क्या हमने बताया था, n-1, n-1 मतलब 2 - 1, यहाँ पे इसका ऑपरेशन C2 का 1 हो गया। सिग्मा एच का हमने बताया था हमेशा सिग्मा प्लेन का हमेशा 1 होता है, 1 हो गया। आइडेंटिटी का हमने बताया था 1 होता है तो 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो गया और हमें चाहिए कितना, 4, मतलब एक ऑपरेशन और चाहिए, ठीक है, इससे भी आप पता कर सकते हो। अब मैंने आपको बोला कि अगर मेरा n इवन है तो हम क्या करेंगे, n/2 Sn में क्या लिखेंगे, Sn n/2 n/4 ऐसे जाएंगे, ठीक है। और मेरा अगर n इक्वल टू ऑड है तो हम क्या करेंगे, Sn लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। सपोज जैसे यहाँ पे S2 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे Sn है तो Sn/2, ठीक है। तो यहाँ पे पहले Sn लिखेंगे, पहले Sn लिखेंगे, उसके बाद फिर और बचेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या इसका मतलब है कि जैसे मेरा S6, मतलब ये मान के चलो S4 है, ठीक है, S4 है तो पहले हम क्या लिखेंगे, S4 लिखेंगे, उसके बाद और डिवाइड हो सकता है तो इसको S2 भी लिखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इसको लिखने का तरीका है। यहाँ पे क्या है, Sn है मेरा, S2 है तो S2 लिख दिया, इससे ज़्यादा तो डिवाइड नहीं होगा तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अब इसका कैसे निकालेंगे, हमने दिखाया कि अगर ये इवन नंबर है, अगर ये Sn पे ये इवन नंबर है तो n/2 करते हैं, n/2 मतलब 2/2, 2/2 बोले तो 1 आएगा, ठीक है। तो इसका भी कितना आ रहा है, ऑपरेशन 1 है तो 1 + 1 + 1 + 1, तो टोटल +1 = 4 आ गया। तो ऑपरेशन सेम हो गया कि नहीं, मतलब कहने का ये मतलब है कि आपको अगर पॉइंट ग्रुप CNH का पूछा तो क्या लिखोगे, Cn + 1 सिग्मा एच प्लस ई। अब आपको एस भरना है इसमें, देखो एच आया तो एस आएगा, ठीक है। तो Sn में यहाँ पे नोटिस करना एन क्या है, इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो Sn प्लस लिखना है, फिर और डिवाइड होता है, जैसे S4 आता है यहाँ पे, अगर सपोज S4 आता है तो S4 के बाद फिर हम लोग S2 भी लिखते हैं, ठीक है। वही Sn के बाद Sn n/2 फिर n/4 ऐसे जाते जाते रहते हैं, ठीक है। बट अगर ऑड रहता तो सिंपल से हम लोग एस, जैसे यहाँ पे S3 हो, सी, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ C3 का। C3 का H का है, यहाँ पे क्या लिखो, फटाक से लिखते हैं, C3 + 1 सिग्मा H प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी। अब यहाँ पे देखो ऑड है तो सिंपल सा एस एन मतलब S3, इसको कोई डिवाइड नहीं करना है, Sn 3/2 ऐसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना। चेक करना है ऑपरेशन तो आप ये भी पता कर सकते हो, यहाँ इसका 2 आएगा ऑपरेशन, n-1 2 आएगा, इसका 1 आएगा, ठीक है, इसका 1 आएगा और इसका 3/2 मतलब 3, इसका ऑड है तो n-1 होगा तो मतलब 2 आएगा। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 आ रहा है। और यहाँ पे चेक करो इसका ऑपरेशन क्या होता है, 2n होता है, 2n बोले तो 2 × 3, 2 × 3 मतलब 6 आ रहा है, वो 6 आ गया, ठीक है। चलो इसको पूरा रब करते हैं पहले अच्छे से, ठीक है। हाँ, देखा, अभी हमने रब कर दिया, अब आपको पूरा अच्छे से दिखेगा। तो आपने CNH का देखा कैसे लिखते हैं, Cn + 1 सिग्मा एच प्लस ई प्लस जो एस बचा है, अगर एन है मतलब एन आपका इवन नंबर है तो S4 फिर Sn फिर n/2 फिर n/4 ऐसे ऐसे जाते रहे, पर अगर आपका n = ऑड है तो आपको सिर्फ Sn लिखना है, ठीक है। अब इसका नंबर ऑपरेशन मैंने बताया हमेशा C वाले का 2n होता है, Cn मतलब CNH आ गया, CNB आ गया, इसका 2n लिखना है, मतलब 2 इंटू जो यहाँ पे n है उसका लिखना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल लिखना है तो जैसे आपका अल्फाबेटिकल ABCD में जो n होता है वो हमारा मतलब CNS दिखाता है, S हो गया, Z हो गया, ट्रांस N2F2 हो गया, ये सब हो गया, और ये वाला हो गया, ये सब हो गया। आप देखोगे यहाँ पे C2 भी मतलब वो भी है, C2 C3 जो भी है और CNS के फॉर्म में होता है, ठीक है। और नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे CNB सेकंड वाला। अब यहाँ पे CNB मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे CNB तो सबसे पहले आपको ऑपरेशन 2n होता है, मैंने बोला C में हमेशा नंबर ऑपरेशन 2n होता है, CNB या CNH, ठीक है। आपको नंबर ऑपरेशन याद करना है। फिर यहाँ पे देखना है कि CNB का अलग केस होता है। CNB में क्या होता है, CN प्लस n सिग्मा b प्लस E। मैंने आपको क्या बोला था, जब H आए तभी आपको S वाला लिखना है, ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखो H तो है नहीं, CNB है, तो यहाँ पे S वाला कोई फंडा नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना CNB में क्या लिखना है, CN प्लस n सिग्मा b प्लस E, ठीक है। जैसे जैसे आपका मैं लिखता हूँ C2V। आप पता करना, इसका मुझे बता कमेंट में C2V किसका होता है, बहुत फेमस है उसका मॉलिक्यूल, मैंने भी शायद ऊपर बताया भी है, बट आप बताना, ठीक है। C2V का क्या होगा, C2 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे जितना n है उसको आगे लिखना है, यहाँ पे n है ना, 2 सिग्मा V प्लस E। तो आपको बता दो ये वाटर मॉलिक्यूल का ये पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, C2V आता है उसका, तो C2 प्लस 2 सिग्मा V प्लस E, ठीक है। तो नंबर अब देखो इसको ऐसे लिखाता है, CN में कितना सिंपल है, CN प्लस n सिग्मा V प्लस E। E तो देखो सब में रहेगा, सिर्फ CN प्लस n सिग्मा V, CN प्लस n सिग्मा V, ठीक है। गेट में कभी पूछा था कि गेट में ना एक बार एग्जाम में पूछा था कि यहाँ पे 2 C2 लगा दिया था, क्या ये सही है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 C2 रहता है, 1 C2 रहता है, वहाँ पे सिग्मा V 2 मतलब जितना एंड है उतना ये सिग्मा V रहता है, ठीक है। ये आप ध्यान से समझना। तो ये हो गया C2 प्लस 2 सिग्मा V प्लस E। अब नंबर ऑपरेशन 2n होता है और इसमें SN नहीं प्रेजेंट हो, हमें पता है। SN और I जब भी आए ना, अब इसको समझना H2 ही है, ये H2 को ही I बोलते हैं, ठीक है। इन्वर्जन सेंटर H2 को, मतलब I और H2 एक ही है, ठीक है, वही है। इन मतलब यहाँ बोल रहा है नो SN एंड I इन CNB पॉइंट ग्रुप, पर इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ऑल लीनियर पोलर मॉलिक्यूल, जो लीनियर होते हैं और पोलर मॉलिक्यूल, मतलब जैसे लीनियर मतलब HCl, ये आपका क्या होगा, लीनियर हो गया और पोलर हो गया। तो ये जितने भी ऐसे लीनियर और पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनका जो पॉइंट ग्रुप होता है C∞V आता है। क्या आता है, C∞V। क्यों आता है, अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि एक ही एक्सिस हम लोग पास पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर रोटेट करेंगे यहाँ पे चेंज होगा, बट यहाँ पे अगर हम लोग इस एक्सिस से इसको रोटेट करेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा, मतलब इनफाइनाइट एंगल तक आप रोटेट करते जाओ, इसलिए बोलते हैं C∞V, ठीक है। समझा आपको। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्सिस था मतलब CN वाला, सपोज आपने इस यहाँ से एंगल से रोटेट किया इसको, ठीक है, रोटेट किया। अब आपका जो प्लेन होगा, अब अगर मैं प्लेन अगर मेरा एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उसको बोलेंगे सिग्मा एच, अगर एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसको बोलेंगे सिग्मा बी। अब बताओ, अगर मैं ये एक्सिस है मेरा, ठीक है, ये एक्सिस है, क्या इसके मैं परपेंडिकुलर प्लेन डालूंगा तो क्या सिमेट्रिकल आएगा, नहीं, क्योंकि एक साइड एच है एक साइड CL है, तो सिग्मा एच तो नहीं आएगा, सिग्मा एच तो नहीं आएगा। अब क्या इस साइड से ऐसे प्लेन कट करते हैं, मतलब एक ऐसे हम लोग प्लेन देते हैं यहाँ पे, इस स्ट्रेट मतलब पैरेलल टू CN टू, तो क्या होगा हमारा, ये एक पैरेलल होगा, तुम्हारा एक प्लेन कट होके आएगा, HCl दोनों बारीकी से तुम कट कट के वो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये C मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है हमारा प्लेन, इसलिए बोलते हैं V, सिग्मा V बोलेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या है, CN भी प्रेजेंट है और सिग्मा V भी प्रेजेंट है, और इसलिए हमारा उसको बोलेंगे CNB पॉइंट ग्रुप, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लो, H2 हो गया, SO2 हो गया, I3+ हो गया, NH3 हो गया, ये सब आप मॉलिक्यूल आपको देखना आता है, बहुत सिंपल है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, नाउ थर्ड है हमारा CN। मेन आपको ना CN में क्या क्या आता है ये एग्जाम में देखो पूछे जाता है, ठीक है। CN में क्या आएगा, CN प्लस सिग्मा, मतलब CN प्लस ई, CN प्लस ई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब CN हो सिर्फ, मतलब C2 हो C3 हो, बाकी कोई भी कोई अलग कुछ ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे CN एक्सिस, CN पॉइंट ग्रुप, ठीक है। नंबर ऑपरेशन इसमें क्या है, N है, सिर्फ नंबर ऑपरेशन क्या है इसमें N है, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया, ये वाला C2 हो गया, O2 H2O2 वाला, फिर N2H4 वाला हो गया, PPH3 वाला, ये सब देखो C2 इसमें से प्रेजेंट है, इसमें C3 प्रेजेंट है, इसमें C2 प्रेजेंट, ठीक है, ये हो गया। अब आपको मैंने क्या बोला, जब भी H आए तो क्या आएगा, यहाँ पे कुछ S टाइप का आएगा, ठीक है, ये नोटिस किया आपने। अब आपको बोला D आने पे इसका नंबर ऑपरेशन 4n हो जाता है, जैसे CNH में 2n होता है, CNB में 2n होता है, वैसे यहाँ पे भी TNH में 4n आ जाता है, ठीक है, ये आपको नोटिस करना है। बाकी आपको निकालना आता है CN में n-1 होता है, ठीक है, ऐसा आप निकालने आते हो। अब यहाँ पे वही कंडीशन जैसे हमारा CNH में था कि n अगर इवन है तो ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे n/2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे n/2 नहीं लिखेंगे, n/4 लिखेंगे, ठीक है, n/4 से डिवाइड करेंगे, फिर ऐसे ऐसे जाते रहेंगे, उतना जरूरत नहीं होता है, ऐसे इतनी ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर ऑड है तो सिंपल सा ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे बोला ऑल इक्लिप्स्ड कंपाउंड जो होते हैं हमारा DNH होता है, जो इक्लिप्स्ड होते हैं, इक्लिप्स बोले तो आपने ये पढ़ा होगा न्यूमैन वाला, यहाँ पे और यहाँ पे एक ऐसा होता है ना, यहाँ पे H, यहाँ पे ऐसा मॉलिक्यूल होता है और ये भी ऐसे होता है, ठीक है, डायग्राम गंदा बन रहा है बट ठीक है। ये मेरे को इसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। स्टैगर्ड किसको बोलेंगे, स्टैगर्ड इसको बोलते हैं ना, ये यहाँ पे है, यहाँ पे ये ऐसे, और स्टैगर्ड मतलब सिंपल सा अपोजिट, ठीक है, ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है। इक्लिप्स मतलब सेम सेम वाला, ठीक है। तो जितने भी इक्लिप्स होते हैं उनका जो पॉइंट ग्रुप होता है DNH होता है। ये देखो कितना शॉर्ट ट्रिक है, आपको पता चल रहा है, ठीक है। और जो लीनियर होते हैं पोलर लीनियर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जैसे H2 हो गया,
H2 क्या होता है, लीनियर भी और नॉन नॉन पोलर है, मतलब कोई पोलरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसका जो ग्रुप पॉइंट ग्रुप आता है ये हमेशा डी इन्फिनिटी एच आता है, ठीक है, डी इन्फिनिटी एच आता है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया BF3PCl5 बेंजीन नेप्थलीन हो गया, ये सब हो गया, जितने भी एग्जांपल आपके ये सब डी एन एच के हैं, ठीक है। नाउ डी एन डी, डी एन डी, डी आ गया सबसे पहली बात, डी एन डी आ गया तो आपका क्या लिखना पड़ेगा, 4n लिखना पड़ेगा। नंबर ऑपरेशन क्या होता है, 4n मतलब 4 इंटू यहाँ पे T2, अगर यहाँ पे D2D है तो क्या लिखेंगे, 4 नंबर ऑपरेशन पूछा तो डायरेक्ट आपको बताना है 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, नंबर ऑपरेशन 8, आपका 4 मार्क्स या 2 मार्क्स क्लियर होता है। ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। और स्टैगर्ड वाले जितने भी होते हैं वो डी एन डी फॉर्म करते हैं, ठीक है। बहुत ही बड़ा ट्रिक है, आपको पता है चल गया कि जितने भी स्टैगर्ड कंपाउंड होते हैं उनका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो डी एन डी पॉइंट ग्रुप होता है। हालांकि वो पूरे सिमेट्रिकल होने चाहिए, पूरे एक ही ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। अगर अलग अलग होगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलो सी एन, इसका भी कैसे याद करते हैं, सी एन प्लस एन सी टू, उसका हमने देखा, उसका भी देखा कि सी एन प्लस एन सी टू, इसी को तो डी बोलते हैं, डाइहेड्रल पेन। सी एन प्लस एन सी टू प्लस एन सिग्मा बी, सी एन प्लस एन सी टू प्लस एन सिग्मा बी प्लस 1 सिग्मा एच प्लस ई। याद करने का कोई तरीका बहुत सिंपल सा है, डी एन एच का सी एन प्लस एन सी टू प्लस एन सिग्मा बी प्लस 1 सिग्मा एच प्लस ई, ठीक है। बाकी जो एस बचा उसको आप लिख लेना, इवन है तो n/2 n/4 फॉर्म में, मतलब एस एन n/2 एस एन n/4 ऐसे, अगर ऑड है तो ऐसे लिखना, ठीक है। ऐसे इसका भी सेम है, बट यहाँ पे क्या है, सी एन प्लस एन सी टू प्लस एन सिग्मा डी, यहाँ पे कोई एन सिग्मा बी एन सिग्मा एच नहीं आता, यहाँ पे देखो सिग्मा वी भी है और सिग्मा एच भी है, बट यहाँ पे क्या है, देखो डी एन डी वाले में, डी एन डी में आपका सिंपल सा एन सिग्मा डी है, ठीक है। तो सी एन प्लस एन सी टू प्लस एन सिग्मा डी प्लस ई प्लस एच टू एन, यहाँ पे क्या रहा है, एस टू एन, मतलब अगर यहाँ पे डी टू डी है तो यहाँ पे एस टू एन कितना आएगा, एस कितना आएगा, एस टू इंटू टू, टू इंटू टू, तो एस फोर आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहा है एस टू इंटू एन आएगा डी एन डी वाले में। बहुत सिंपल है, मतलब एक बार आप देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। डी में हमेशा सी एन एन सी टू आता है, डी में हमेशा सी एन एन सी टू आता है, ठीक है, इतना याद हो गया। एच वाले में एन सिग्मा भी 1 सिग्मा एच आएगा, ई आएगा, और बाकी एस वाला आपका देख लेना। यहाँ पे सिंपल सा कोई एन सिग्मा भी कोई एन सिग्मा एच नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल सा डी एन डी वाले में सिग्मा डी आता है, कितना आता है, एन टाइम्स आता है, ठीक है। और बाकी ई आता है, एस टू एन आता है। चलो नंबर ऑपरेशन हो गया, ऑल स्टेगर्ड कंपाउंड ये हो गया, ठीक है। नाउ सिक्स वाला जो हमारा है एस टू एन वाला, एस टू एन में क्या होगा, एस टू एन होगा प्लस सी एन होगा प्लस ई होगा। ई तो देखो सब में कॉमन है, ई का कोई मतलब ऐसा भूल के भी नहीं, मतलब लिख लेने का, ई तो सब में रहता है, ठीक है। तो एस टू एन का क्या होगा, एस टू एन प्लस सी एन प्लस ई। नंबर ऑपरेशन कोई पूछा तो किसका क्या बताओगे, टू एन बताओगे, ठीक है। उतना ज़्यादा यूज नहीं होता, बट आपको याद होना चाहिए एस टू एन का भी, ठीक है। मैं एक्चुअली पूरा कंप्लीट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आया तो आप मतलब ऐसा ना हो कि आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। आप ये अगर वीडियो देखो तो आपको मतलब भरोसा, मैं अपनी तरफ से दिखा सकता हूँ कि हाँ आप पूरा कंप्लीट किए हो, आप एग्जाम में जाके बैठ के एग्जाम मतलब इस ग्रुप थियरी से कर सकते हो, ठीक है। सी आई का होगा एस टू प्लस ई, सी आई का प्लस एस टू प्लस ई, सिंपल सा। नंबर ऑपरेशन कोई पूछो डायरेक्ट बोलने का टू, तब सी आई है तो उसका नंबर ऑपरेशन हमेशा टू होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना ये वाला। नाउ ऐसे डी एन का होता है, ये सब छोटे मोटे होते हैं। डी एन का होगा सी एन, देखो डी आया तो हमेशा सी एन प्लस एन सी टू आता ही है, ठीक है। डी का मतलब ये होता है सी एन प्लस एन सी टू प्लस ई, नंबर ऑपरेशन इसका टू एन होता है, ठीक है। याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। ट्विस्ट बोट, उसका ट्विस्ट बोट का भी डी टू आता है, एम ए थ्री का डी थ्री आता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपको मैं एग्जाम में बताऊँ, गेट का एग्जाम दे रहा था, मतलब गेट का एग्जाम में का मैं पेपर देख रहा था, वहाँ पे देखा कि जो टेट्राहेड्रल है ऑक्टाहेड्रल का ना, यहाँ पे पूछा था कि टेट्राहेड्रल बताओ कि कितने एस फोर मॉलिक्यूल है, 3 है 4 है, मतलब आपको रट्टाफिकेशन वाला दे दिया था कि हाँ मुझे याद होना चाहिए। तो आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ, नोटिस कर लेना, टेट्राहेड्रल का पूछा है तो ऑक्टाहेड्रल का भी पूछ सकता है, तो ऑक्टाहेड्रल का पूछा है तो टेट्राहेड्रल का पूछ सकता है, ठीक है। आप इसको याद करना क्या कि मतलब टेट्राहेड्रल में क्या क्या होते हैं, C3 होते हैं, C2 होते हैं, S4 होते हैं, सिग्मा डी होते हैं, ई होते हैं, ठीक है। 4C3 3 सिग्मा 3C2 3S4 6 सिग्मा डी ई। पहले आपको याद करना है क्या क्या होते हैं, C3 होता है, C2 होता है, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप की बात हो रहा है, ठीक है। C3 C2 S4 सिग्मा डी ई। ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, C4 C2 C3 सिग्मा डी S4 S6 I E सिग्मा एच, ठीक है। मतलब आपको सिंपल सा याद करना है, नंबर ऑपरेशन याद करना है, तो टेट्राहेड्रल में 24 होते हैं और ऑक्टाहेड्रल में 48 होते हैं, ठीक है। आपको याद मतलब आपको सिंपल सा याद होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फिर निकालने बैठोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब टेट्राहेड्रल है तो 4C3 3C2 3S4 सिग्मा डी, मतलब सिंपल सा C3 है C2 है, सी वाला है एस वाला है सिग्मा डी है, मतलब टेट्राहेड्रल में आपका कोई सिग्मा भी नहीं कोई सिग्मा एच नहीं है, यहाँ पे सिग्मा डी है, ठीक है, याद करना। और ये आपका ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे देखो क्या है, सिग्मा एच भी है, सिग्मा एच और सिग्मा डी दोनों, मतलब अगर बोला तो किसमें और सिग्मा एच प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल में किसमें सिग्मा एच प्रेजेंट होता है, अब बोलोगे ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, क्योंकि इसमें सिग्मा एच है, आई मतलब एच टू है, ठीक है, आई है, इन्वर्जन सेंटर है, आइडेंटिटी है 4 H6 है,
एस सिग्मा डी भी है, S3 है, C2 है, C4, यहाँ पे एक्स्ट्रा C4 आता है, बाकी C3 C2 देखो सब में है, ठीक है। ये आपको याद करने का, बाकी इसमें कोई तरीका नहीं कि मैं बता सकूँ। 6 कॉर्नर होते हैं, 12 बेसेस होते हैं, 8 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली रिवीजन क्लासेस हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूँ इसमें। नाउ पॉइंट ग्रुप ऑफ इक्लिस्ट इथेन, मैंने अभी देखा था पॉइंट ग्रुप हमेशा इक्लिस्ट वाले का क्या होता है, आपने अभी देखा था। पॉइंट ग्रुप का हमेशा इक्लिस्ट, मैंने क्या बोला, जब सिमेट्रिकल हो, पूरा कंपाउंड एक ही, कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो। अगर पूरा कंपाउंड पूरा एक ही है, हाइड्रोजन ही है, उसमें हमेशा डी आता है। डी में कौन सा आएगा, एच आएगा कि डी वाला आएगा? देखो डी में हमेशा ना ऐसा डी एन भी डी थ्री भी नहीं आता है, ये गलत है। या तो डी थ्री सॉरी डी थ्री एच होगा या तो डी थ्री डी होगा, मतलब एच या तो एच आता है या तो डी आता है, डी वाले में, ठीक है। तो याद करना है। अब देखो इक्लिप्स मैंने बोला था एच आता है, मतलब हाँ, ये आता है, तो इक्लिप्स है ये हमारा। देखो इक्लिप्स का ऐसा होता है, तो इसका क्या आएगा, डी थ्री एच आएगा, ठीक है। अगर आप सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हो तो आप इसको फाइंड आउट कर लोगे, सी एस सी थ्री बी, ऐसे आप निकालोगे, ठीक है। नाउ आपको इक्लिप्स सेक्शन का आया तो D3S डायरेक्ट, मैं बोलता हूँ ना, इस नोट से डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप देख लेना, पेपर दे के आना, आप देखना कि यही नोट से डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज़ इस ध्यान से सुनना बस। ये रिवीजन क्लासेस है, ठीक है। नाउ जैसे B2S6 में आ गया, B2S6 में कैसा होगा, आप निकालोगे इसका तो इसका आएगा D2H, D2H आएगा, एक C2। देखो D2 कैसे पता करना है, सिंपल सा ना, हमें दो एक्सिस निकालना है, दो दो एक्सिस ऑफ, मतलब आ गया ना, हमें पता चल गया डी आने वाला है। कैसे, एक यहाँ से एक्सिस पास करेंगे, एक यहाँ से एक्सिस पास करेंगे। अगर यहाँ से पास करेंगे मतलब घुमाएंगे तो भी सिमेट्रिक यहाँ पे बन रहा है, हमारा यहाँ भी बन रहा है, मतलब दो सी आया ना, दो सी है, मतलब एक C2 यहाँ बन रहा है, एक C2 यहाँ बन रहा है, तो समझ लो यहाँ पे डी आना ही है। अब कौन सा आएगा, आप निकालोगे C2H, मतलब D2H है कि D3H है, क्या है आप निकालना है, ठीक है। ये तो इसका D2H आता है, पॉइंट ग्रुप B2S6 का, ठीक है। नाउ अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब एच को यहाँ पे जो है ब्रीजिंग वाला, इसको हटा के Cl लगा दें तो इसका C2 भी आता है। ये आप निकालने आता है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। और नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसको भी बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। अभी मैं बताऊंगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा और बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। नाउ पॉइंट ग्रुप ऑफ H2O2, H2O2 कैसे निकालेंगे, H2O2 का ध्यान से रखना। H2O2 में देखो ना, यहाँ पे C2H है, C2V है और C1 है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, अगर मेरा ट्रांस है तो C2H होगा। अगर यहाँ पे एक मतलब क्या है, सेम साइड सिस वाला है तो C2 भी होगा, सिस है तो C2 भी होगा, ट्रांस है तो C2H होगा। अगर ये मेरा क्या है, ओपन बुक है। ओपन बुक मतलब जैसे बुक खुला तो दो बुक खुले, मतलब आप बुक खोल के बैठो ऐसे वी शेप में, तो उसको जो आप बोलते हैं उसको बोलते हैं मतलब ओपन बुक, मतलब H2O2 ओपन बुक टाइप में आया तो उसका होता है C1 आता है, ठीक है। ट्रांस में H आता है, सिस में V आता है, याद करना। C2 सब में रहता है, C2 C2H C2B C1, डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने एक यहाँ एक क्लिप लिखा था, यहाँ पे गलती से स्टैगर्ड होगा, ठीक है। पॉइंट ग्रुप ऑफ स्टैगर्ड, स्टैगर्ड मैंने क्या बोला था, कुछ डी आता है और डी आएगा, मतलब D3 D4 कुछ भी आया बट डी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो डी आया, D3 D, क्या है D3 D, ठीक है। स्टैगर्ड वाले में हमेशा डी आता है, डी फॉर्म में आता है, मतलब D3 D, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ऑल स्टैगर्ड आर D&D पॉइंट ग्रुप, क्या होता है, D&D पॉइंट ग्रुप होता है। बट वही कंडीशन कि सब सब एक ही होना चाहिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन और क्लोरीन होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, एक ही कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप अलग अलग जोड़ोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे उसको, तो अलग अलग आएगा। ये हो गया, मतलब आपने बहुत मोटा मोटा चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रुप थ्री का सीख लिया, ठीक है। नाउ पॉइंट ग्रुप ऑफ एलीन, एलीन क्या होता है, सिंपल सा देखो, C डबल बॉन्ड C, इसी को बोलते हैं एलीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो इवन नंबर डबल बॉन्ड ये सब आता है, ये सब आप छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे याद करना है। यहाँ पे अगर ये देखो, आपको ये पता है कार मतलब p ऑर्बिटल से ही पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। जैसे px वाला सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो py हमारा पाई बॉन्ड बनाता है, फिर यहाँ पे pz जो रहेगा परपेंडिकुलर है तो ये अलग प्लेन में आएगा। मतलब मैं ऐसे याद करता हूँ इसको, सेम प्लेन है, ये सेम प्लेन है, और ये सेम सेम, ये डिफरेंट आएगा। फिर अगर बढ़ाओगे तो सेम आएगा, फिर डिफरेंट, मतलब अल्टरनेट जाना है। पहले दोनों को सेम सेम लिखना है, पहले दो मॉलिक्यूल की स्टार्टिंग में सेम सेम लिखना है, फिर डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम डिफरेंट सेम आता है। अगर आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल पहला और लास्ट थर्ड सबसे लास्ट वाला, अगर वो सेम और डिफरेंट आता है तो आपको डी फॉर्म में जाना है, मतलब कुछ डी वाला आएगा समथिंग, ठीक है। मतलब डी में डी का आएगा, डी एन डी फॉर्म में आएगा, ये समझो। अगर आपका सेम और लास्ट वाला भी सेम सेम आ रहा है, समझ रहे, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। दो कार्बन पहले सेम सेम लिखना है, फिर डिफरेंट डिफरेंट ऐसे लिखना है, सेम डिफरेंट, ठीक है। आएगा एग्जाम्पल आपको बता दूंगा। तो सेम सेम आता है तो आपको TNH लिखना है, ठीक है। चलो, अगर ये आपको ये ट्रिक समझ नहीं आ रहा तो इसे इसको भी देख लो। अगर आपका इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड इवन आता है जैसे 1 2, यहाँ पे क्या है, इवन नंबर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, D2D लिखेंगे, वही तो मेरा भी आ रहा है, सेम सेम डिफरेंट। यहाँ पे देखो सेम डिफरेंट आ रहा है तो D2D, ठीक है, वही है। अगर आपका ऑड नंबर, ये से भी याद कर लो जो आपको तरीका अच्छा लगे। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ रहा है तो D2D लिखना है, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ रहा है तो D2H लिखना है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्यूब क्या D2D होता है। नाउ ये हो गया हमारा। अब मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, कैरेक्टर
डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे सी एन एक्स है, ठीक है। सी एन एक्स का मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो ये एक्स है, एक्स मतलब यहाँ पे एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है, ये तो पता है। और डायगोनल में देखना है हमें, जैसे एक्स लिखना है तो वहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाले पे, अगर सी एन वाई है तो वन यहाँ पे लिखेंगे वाई वाले पे, डायगोनल पे ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, सिर्फ डायगोनल पे, ठीक है। अगर जेड है तो जेड वाले पे यहाँ पे लिखेंगे, मतलब डायगोनल, देखो एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, तो जेड के डायगोनल पे, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सी एन एक्स है, सी एन एक्स मतलब यहाँ पे वन लिख दिया, ठीक है। अब हम ये करते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कितना सिंपल है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सिंपल से यही सब में रहेगा। जैसे यहाँ पे अपने सी एन वाई में यहाँ पे वाई लिख दिया, फिर क्या करूँ, यहाँ से चालू मत करना, नीचे से ऊपर से लिख चालू करना, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब कॉस साइन साइन कॉस, साइन कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ठीक है, वही है। ऐसे सी एन जेड में आपने वहाँ लिख दिया, फिर आप क्या करोगे, ऊपर से कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा हो गया। आइडेंटी मतलब ई वाले का हमेशा सब तीनों वन वन होता है, बाकी सब यहाँ पे जीरो जीरो होते हैं, ठीक है, वन वन वन। अब कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर सिंपल सा होता है एडिशन ऑफ डायगोनल, मतलब इन दोनों का एडिशन करना, वन मतलब जो डायगोनल में वन प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो सी एन एक्स आएगा वन प्लस टू कॉस थीटा, वन प्लस टू कॉस थीटा, या टू कॉस थीटा प्लस वन, ऐसे कर सकते हो। इसका भी वन प्लस टू कॉस थीटा, और सी एन जेड का भी वन प्लस टू कॉस थीटा, ठीक है। और आइडेंटिटी का आएगा तो कितना इसका आएगा कैरेक्टर, वन प्लस वन, इसका आएगा थ्री आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने डायगोनल को ऐड करना है, सिर्फ डायगोनल को ऐड करना है। चलो, ये हो गया सी एन एक्स का। अब आपको सी एन एक्स का याद हो गया, मतलब सी पार्ट का हो गया, याद हो गया, मतलब समझ में आ गया, तो आप एस एन का भी कर सकते हो। एस एन में कुछ नहीं करना है, जैसे आपने सी एन में वन लिखते थे, वहाँ पे सिंपल से आपको माइनस वन करना है, बाकी सब सेम रहेगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, सेम वैसे ही। वाई रहेगा तो वाई वाले पोजीशन में माइनस वन लिखना है, जेड रहेगा तो माइनस मतलब यहाँ पे लिखना है, जेड वाले पोजीशन में माइनस वन करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस वन जेड वाले पे लिखना है, ठीक है। तो इसका हो गया, बाकी सब सेम है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। बाकी कैरेक्टर आपको पूछा, इसका कैरेक्टर बताओ, तो सिंपल सा आप डायगोनल को ऐड करना है, डायगोनल मतलब माइनस वन अगर एस एन एक्स का मतलब एस एन का माइनस वन प्लस कॉस थीटा, देखो ना यहाँ पे कॉस थीटा है, फिर क्या है कॉस थीटा है प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, टू कॉस थीटा माइनस वन, इसका ये होता है, ठीक है। अब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक बता दिया, ठीक है। अब इन्वर्जन सेंटर का क्या होता है, सिंपल सा, जैसे आइडेंटिटी में ई वाले में हमेशा वन वन लिखते थे, इन्वर्जन सेंटर में माइनस वन माइनस वन माइनस वन लिखना है, ठीक है। तो उसका करेक्टर कितना आएगा, माइनस थ्री आएगा। ऐसे सिग्मा जेड सिग्मा एक्स जेड का आएगा, सिग्मा एक्स जेड का क्या होगा, देखो सिग्मा एक्स जेड का कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स और जेड, सिग्मा एक्स जेड मतलब हम लोग एक्स और जेड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ वहाँ पे देखो, अगर हम लोग एक्स जेड पास कर रहे हैं तो हमारा एक्स और जेड चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। चेंज क्या होगा, सिर्फ वाई वाला चेंज होगा, तो यहाँ पे लिखना है एक्स एक्स वाले को वन लिखना है, मतलब एक्स जेड है तो एक्स वाले को वन लिखना है और जेड वाले को वन लिखना है, ठीक है। बाकी जो बचा वो उसको माइनस वन करना है। ऐसे ही एक्स वाई है तो आपको एक्स को वन लिखना है और वाई वाले को वन लिखना है, बाकी जो बचा है उसको माइनस वन करना है, ठीक है। ऐसे वाई जेड को क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, वाई को वन लिखना है और जेड को भी यहाँ पे वन लिखना है, बचा क्या एक्स, एक्स को माइनस वन लिखना है, ठीक है। चलो, तो इस हिसाब से आपका कैरेक्टर कैसे निकला, हमने देखा आइडेंटिटी का वन 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 होता है तो उसका कैरेक्टर थ्री हो गया, सी एन का वन प्लस टू कॉस थीटा होता है, एस एन का माइनस वन प्लस टू कॉस थीटा कैसे होता है ये भी हमने देखा, आई का हमारा माइनस थ्री होता है, माइनस थ्री होता है, ठीक है। और हमारा जो सिग्मा मतलब प्लेन वाले को हमेशा वन होता है। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा, यहाँ पे जैसे सी एन में सी टू होगा, सी टू का माइनस वन होता है, सी थ्री का जीरो होता है, सी फोर का वन होता है, ये आपको पता है। कॉस वन एट्टी डिग्री का क्या वैल्यू होगा, कॉस नाइन्टी का क्या होगा, ये आपको पता रहेगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ कॉस की वैल्यू कैसे होता है, कॉस नाइन्टी की वैल्यू होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी जीरो, ठीक है। और यहाँ पे कॉस मेनली वन, मतलब कॉस वन ट्वेंटी डिग्री और कॉस वन एटी डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ इतना ही। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपको क्या होता है, जीरो होता है। कॉस वन ट्वेंटी डिग्री का होता है माइनस वन बाई टू, क्या होता है माइनस वन बाई टू, इसका होता है माइनस वन होता है, ठीक है। ये आपको याद होगा, तो आपको कुछ भी मतलब याद करनी है कि सी टू का क्या होगा, सी थ्री का क्या होगा, सिंपल सबको पता है। सी एन में वन प्लस टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 का जीरो होता है, कॉस वन ट्वेंटी का माइनस वन बाई टू है, ठीक है, माइनस वन बाई टू है यहाँ पे, और कॉस वन एट्टी डिग्री का यहाँ पे माइनस वन है, ठीक है। चलो, नाउ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप, अब लोग ग्रुप के बारे में प्रॉपर्टीज क्या है उसका देखेंगे, सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्म है, तो कैसे देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन और इक्वे क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर ऑफ द मेंबर ऑफ ए ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन अ सेम ग्रुप, सिंपल सा वो जो कैरेक्टर टेबल होता है कैसे कैसे, उसका ये बता रहा है कैसे कैसे, इसको आपको उतना डीप में नहीं जाना है, सिंपल सा आपको समझना है। मल्टीप्लीकेशन होगा या स्क्वायर होगा ऑफ द मेंबर उसी ग्रुप का, वो भी उसी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो,
सेकंड, एवरी एलिमेंट इन अ ग्रुप हैज इट्स रेसिप्रोकल, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका रेसिप्रोकल भी उसी ग्रुप में प्रेजेंट होगा, मतलब उसी टेबल में होगा, ठीक है। एवरी ग्रुप हैज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, हर एक ग्रुप का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एसोसिएटिव लॉ इज वैलिड इन द प्रोडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, ए बी सी, इसको आप लिख सकते हो बी सी ए, कैसे, क्या मतलब एसोसिएटिव लॉ, ए इंटू बी सी होता है तो बी इंटू सी ए, मतलब इक्वल होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ इज वैलिड इन द प्रोडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका होता है सी बी ए, सी बी ए को क्या लिखते हो, जैसे आपको यहाँ पे बोल दिया गया सपोज कि सी टू थ्री, तो आप इसका इसके इक्वल क्या होगा, तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे सी टू, यहाँ पे क्या लिखोगे बी माइनस ए, बी आपका क्या है, यहाँ पे उल्टा कर दो, यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लो, सिंपल से यहाँ पे जैसे मैंने बोला सी थ्री टू, ठीक है, सी थ्री टू आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आपका क्या होगा यहाँ पे सी बी मतलब थ्री हो जाएगा, और बी माइनस ए, ये आपका ए है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो बी माइनस ए करना है मतलब थ्री माइनस टू करना है, तो आपका क्या आ जाएगा इक्वल सी थ्री, यहाँ पे थ्री माइनस मतलब जो आपका सी थ्री टू है वो आपका इक्वल है सी थ्री वन, मतलब टू सी थ्री इक्वल टू वन सी थ्री, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ एक्सेस का, कि सी बी ए इक्वल टू सी बी बी माइनस ए, ये हो गया। अब आपका क्या होता है सी बी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मतलब सी थ्री टू और सी थ्री वन को मल्टीप्लाई करो, आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो आपको ये एग्जाम में पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब तो ये तो हो गया सी की बात, अब होगा क्या एस की, कैसे करेंगे, तो एस का भी बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की बात है। जो नीचे वाला है बी है, ऊपर वाला ए, ये आपको पहले नोटिस करना है। अगर आपका देखना, अगर आपका नीचे वाला, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो एस टू है, मतलब जो एस टू थ्री कुछ भी होने दो, मतलब एक मिनट यहाँ पे कुछ बड़ा ही ले लो, एस फोर ले लो यहाँ पे, ठीक है, एस फोर ले लो। तो अगर आपका नीचे वाला जो बी है, बी पार्ट, बी मतलब नीचे वाला, अगर आपका दोनों इवन है, ठीक है, तो आपको कुछ भी काटने की जरूरत, जैसे सी का करते हैं वैसे करना है, एस बी बी माइनस है, एस बी बी माइनस है, ऊपर वाला भले से इवन हो, ऑड है, कोई मतलब नहीं है। आपको नीचे वाला सिर्फ देखना है कि अगर आपका इवन है ना, तो कोई मतलब नहीं, आप काम कर सकते हो। लेकिन गड़बड़ यहाँ होता है जब आपका ये एस थ्री आता है, यहाँ पे कुछ भी आने दो, मतलब आपको यहाँ पे गड़बड़, यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे ऑड आ गया ना, तो आपको क्या चीज़ देखना है, बहुत बारीकी से देखना है। अगर यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे नीचे ऑड है, आपको देखना है कि ऊपर क्या है, फिर ऊपर अगर मेरा ऑड ऑड है और इवन है, मतलब ऑड है यहाँ पे नीचे और ऊपर ए वाला मेरा इवन है, तो अब क्या कॉम्बिनेशन लगाओगे, सी बी बी माइनस है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा एस बी बी माइनस से करते थे, यहाँ पे सिंपल सा सी लिख देना है, ठीक है। ऑड इवन में क्या करना है आपको, ऑड अगर ये रहे और ऊपर वाला इवन है तो क्या करना है, वही फॉर्मूला सी बी बी माइनस, यहाँ पे सी बी बी माइनस है, सिंपल सा एच के अंदर सी लिखना है, ठीक है, सी बी बी माइनस ए। ऐसे यहाँ पे अगर, अब यहाँ पे नोटिस करना है, अगर यहाँ पे भी ऑड है, सपोज यहाँ पे एस थ्री है और यहाँ पे फाइव आ गया, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, एस के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे बी मतलब थ्री रहेगा और यहाँ पे टू बी माइनस ए, टू बी माइनस ए, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने बोला आपको एस वाले में इवन इवन है तो भाई साहब वही रहेगा, जैसे एस, जैसे सी में सी बी माइनस से करते थे, यहाँ पे एस बी बी माइनस से होगा, इसमें भी होगा। ऑड वाले में आपको देखना है कि ऑड अगर है तो ऑड के ऊपर फिर देखना है कि ऊपर क्या है, इवन है तो सी बी बी माइनस से करना है, अगर ऑड है और दोनों ऑड है तो आपको एस एस बी टू बी माइनस ए करना है, ठीक है। बाकी ये इन्होंने एग्जाम्पल से करवाया, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हो, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में दो चीज होता है, एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है। नाम से पता चल रहा है, जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट जो फर्दर रिड्यूस हो जाए, ठीक है, जो फर्दर रिड्यूस हो जाए। अब ये बताओ, जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, अभी देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, थ्री एन कोऑर्डिनेट, बॉन्ड वेक्टर, वो सब क्या होता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो फर्दर मतलब रिड्यूस हो सकते हैं। बट जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहाँ होते हैं, जो कैरेक्टर टेबल में जो होता है, आपने देखा हो सी टू बी में वन जीरो वन, वन माइनस वन जीरो जीरो ऐसे करते ना, वो मेरे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो फर्दर डिवाइड, मतलब वो फर्दर रिड्यूस हो ही नहीं सकते, इसलिए उनको बोलते हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और जो हम लोग सॉल्व करते हैं, मतलब जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर में वन जीरो वन होता है उसको बोलते हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, थ्री एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, बॉन्ड वेक्टर, ये सबसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये वाला। चलो, अब कैसे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करते हैं ये देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, थोड़ा सा इमेज ब्लर है, बट उसको माइंड मत करना, उसको कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, ठीक है। थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब तीन टाइप्स के होते हैं, एक थ्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, एक थ्री एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, एक बॉन्ड वेक्टर होता है, थ्री थ्री टाइप से। अब थ्री कार्टेशियन देखो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, यहाँ पे थ्री कार्टेशियन है, यहाँ पे थ्री एन कार्टेशियन है,
ठीक है। अगर आपको बोला कि फाइंड आउट करो 3 एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, मतलब फाइंड आउट करो ये मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग 3 एन कार्टेशियन, तो आपको नोटिस करना है ये 3 बोल रहा है कि 3 एन बोल रहा है, ठीक है। अब देखो 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, चेंज इन द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई जेड व्हेन द रिस्पेक्ट, मतलब सिंपल सा आपको एक्स वाई जेड लेना है। अब आप ना हमेशा एग्जाम में ये वाला फिक्स कर लो एक्सिस, ठीक है। मतलब आपको एक्स यहाँ पे लिखना है, एक्स इस साइड है आपका, ठीक है। ये आपका वाई हो गया, ये आपका जेड हो गया, ठीक है। इसको आप फिक्स कर लो तो आपको कैरेक्टर टेबल कोई दिक्कत नहीं हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे H2O मॉलिक्यूल है, मैं आपको इसका बताता हूँ H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखना, अगर आपने आइडेंटिटी मतलब कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं किया, वही बोल रहा है कि अगर कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है तो आपको 1 लिखना है। अगर चेंज हो गया मतलब उस एक्सिस एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया तो आपको -1 लिखना है। अगर चेंज नहीं हो तो ठीक है वही रखना है। अब बताओ मुझे, अगर यहाँ पे जेड एक्सिस ये है आपका, वाटर में ये जेड एक्सिस है, यहाँ बोला ई तो 1 1 1 लिखना है, एक्स में भी 1, वाई में भी 1, जेड में भी 1। अगर C2Z में बोल रहे हैं मतलब जेड एक्सिस आप इसको घुमा रहे हो, ठीक है, 180 डिग्री ऐसे घुमा रहे हो, तो क्या ये जेड एक्सिस में क्या क्या चेंज होगा, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट वो चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाए तो इसको आप -1 करना है, ठीक है। वाई वाला भी चेंज हो जाएगा तो -1 करना है। बट आपका जेड वाला जो कोऑर्डिनेट है उसी उसी एक्सिस से तो हम लोग घुमा रहे हैं, तो उसको तो चेंज होने वाला नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा एक्स का चेक करना है, सिग्मा एक्स का मतलब इस प्लेन से चेक करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स वाला और जेड वाला चेंज नहीं होगा, बाकी वाई वाला सिर्फ चेंज होगा तो -1 होगा। ऐसे ही वाई जेड का भी कर लेना, -1 वाई 1। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ना जो आया ना उसको ऐड करना, 1 + 1 + 1 3 आएगा, इसका क्या आएगा 1 -1 इसका आएगा -1 आएगा, मतलब सिंपल सा आपको एडिशन करना है, इन तीनों का एडिशन, इन तीनों का एडिशन करके जो आता है वो आपका आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालते हैं, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सिंपल सा समझा आपको। चलो अब हम लोग देखते हैं 3 एन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है। फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम इन द मॉलिक्यूल। इसमें हम लोग चेंज मतलब फाइंड आउट करते हैं अनशिफ्टेड एटम, मतलब रोटेट उस पे ऑपरेशन करने के बाद C2Z सिग्मा Z जो भी करने के बाद क्या कौन से एटम कितने अनशिफ्टेड हुए, नंबर फाइंड आउट कितने एटम अनशिफ्टेड हुए, ठीक है। वही बोल रहा है फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम इन द मॉलिक्यूल व्हेन रिस्पेक्टिव सिमेट्री ऑपरेशन इज अप्लाइड इन ए ग्रुप। भाई ई C2Z ये सब लगाए तो क्या होगा, ठीक है, ये हो गया। आप यही चेक कर लो ना, मैं आपको यहाँ वाटर से ही बता देता हूँ। फाइंड द कैरेक्टर ऑफ ईच सिमेट्री एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। कैरेक्टर हमने देखा जो डायगोनल का आता है, जैसे मतलब आइडेंटिटी का हमने देखा 1 + 1 हमेशा कैरेक्टर इसका 3 फिक्स होता है। C2Z का हमने देखा था 1 + 2 कॉस थीटा आता है। कॉस थीटा क्या है, वहाँ पे 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का क्या वैल्यू आपको पता ही है, -1 होता है, ठीक है। तो इसका C2Z का क्या होता है 1 + 2 कॉस थीटा। मैं आपका ये बता रहा हूँ अभी, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ ईच सिमेट्री एलिमेंट। तो इसको कैसे फाइंड, अगर मेरा C2 है तो मतलब 180 डिग्री होगा, 1 + 2 कॉस 180 डिग्री, तो इसका क्या आएगा 1 + 2 इंटू -1, इसका आएगा 1 - 2 तो क्या आएगा -1। उसका देखो करेक्टर कितना मतलब कितना आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है। ये तो आपको निकालना है, ये तो फिक्स है, मतलब हमें काम मॉलिक्यूल से इससे करना है, बाकी ये तो आपका वैल्यू फिक्स आता है। अगर C2 है तो -1 होगा, सिग्मा हो तो 1 होगा, मतलब सिग्मा कोई भी रहे, सिग्मा हमेशा प्लेन हमेशा इसका करेक्टर 1 ही होता है, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, मतलब इसमें 2 चीज़ लगता है, पहले आपको नंबर ऑफ अनशिफ्टेड निकालना है और करेक्टर तो आपको पता है कैसे फाइंड आउट करता है, ठीक है। ये हो गया। चलो इसको रब कर देता हूँ, क्लीन हो जाए थोड़ा। अब यहाँ पे फाइंड द कैरेक्टर ऑफ ईच सिमेट्री एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बोथ, मतलब क्या करना है, अगर हमें अनशिफ्टेड एटम निकाले, अभी मैं आपको बताऊँ कैसे निकालना। अनशिफ्टेड एटम निकाल लिया और कैरेक्टर में पता चल गया, तो सिंपल से इसमें उसमें क्या होता था, हम लोग एडिशन करते थे, इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 9, 1 -1 -1, 3 × 1 3, 1 × 1 1, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं C2Z वाला, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल हो गया हमारा। हमने बता दिया कि एक्सिस फिक्स करना है, एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड इधर है, ठीक है। C2Z बोला था मतलब C2Z में हम रोटेट करेंगे। अब रोटेट कर अगर हम C2Z यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम देखें कौन कितने एटम अनशिफ्टेड हुए। तो बताओ यहाँ पे अगर हम C2Z लगाएं तो ये एटम भी शिफ्ट मतलब शिफ्ट हो जाएगा, ये एटम भी शिफ्ट हो जाएगा, बट क्या ऑक्सीजन शिफ्ट होगा, नहीं। ऑक्सीजन ही ऐसा है जो अनशिफ्टेड होगा, बाकी सब शिफ्ट होगा। तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितना है, NUA है यहाँ पे। NUA मतलब नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, अनशिफ्टेड मतलब जो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे C2Z में क्या है 1 आ गया। ऐसे सिग्मा एक्स जेड में करना 3 आएगा और सिग्मा वाई जेड में करना तो 1 आएगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो। आप नोटिस करना यहाँ पे कभी ये मत करना सिग्मा वाई जेड को पहले करना, सिग्मा एक्स जेड को बाद में, ठीक है। हमेशा सिग्मा एक्स जेड को पहले लिखना है। ये आपको एग्जाम में याद आएगा कि यार ये तो मैंने नोटिस किया ही नहीं कि मतलब मुझे सिग्मा वाई जेड पहले वाई जेड लिखना है कि सिग्मा एक्स जेड लिखना है। तो आपको कभी भी ना सिग्मा एक्स जेड को पहले लिखना है और सिग्मा वाई जेड को बाद में लिखना है, ठीक है। चलो ऐसे आपने मतलब क्या निकाल लिया, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3 एन कोऑर्डिनेट से निकाल लिया, ठीक है। नाउ बॉन्ड वेक्टर, ये तो और सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है।
फाइंड द नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर। इसमें सिंपल से हम लोग देखते हैं कितना अनशिफ्टेड बॉन्ड दिया है, मतलब अनशिफ्टेड बॉन्ड है उसको चेक करना है, ठीक है। वैसे अनशिफ्टेड एटम निकालते हैं, इसमें अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर निकालते हैं। व्हेन द रिस्पेक्टिव सिमेट्री एलिमेंट अप्लाइड, जब हम सिमेट्री एलिमेंट ये सब अप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस गिव्स द नंबर ऑफ है, जैसे H2 है, ठीक है। H2 में आपको C2 निकालता हूँ यहाँ पे। C2 में जैसे आप यहाँ पे रोटेट करोगे तो आपको क्या होगा, ये भी बॉन्ड रोटेट होगा, यहाँ शिफ्ट, ये भी बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये भी बॉन्ड शिफ्ट होगा, मतलब अनशिफ्टेड बॉन्ड यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। आप एक्स जेड लगाओगे, एक्स जेड मतलब कैसे लगाओगे आप देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ये एक्स से लेकर चलना कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक्स जेड मतलब ये एक्स और जेड, ऐसा प्लेन कोई जाएगा, ऐसा कोई प्लेन जाएगा, ऐसा कोई प्लेन जाएगा, तो आप देखना यहाँ पे कितने बॉन्ड शिफ्ट होंगे, मतलब आपने एकदम बीचों बीच इसको ऐसे गया, ठीक है। मतलब एकदम ऐसे काटते हुए इसमें ऐसा प्लेन आपने पास किया जो एच ओ एच इसको काटते हुए एकदम पास हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई बॉन्ड मतलब शिफ्ट नहीं होगा, तो यही बोल रहा है कि नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। और ठीक है, और आपका कैरेक्टर जो होगा इसमें फिक्स, हमेशा फिक्स रहता है, 1 1 1। आप लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमेशा जो आता है अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर वही लिखना है डायरेक्ट। 2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, ठीक है, ऐसे ही। नाउ अब हम लोग को निकालने आ गया रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सो द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स अपॉन द, अब आप बताओ किस पे इस पर डिपेंड करेगा भाई, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कैसा मॉलिक्यूल उस पर डिपेंड करेगा, और द सिस्टम इन विच द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिटरमाइन, ठीक है। किस पे डिपेंड करे, देखो यहाँ पे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वाटर का ही अलग आ रहा है, 3 -1 1 1 आ रहा है, यहाँ पे 9 -1 3 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 0 2 0 आ रहा है, ठीक है। देखो हर का अलग अलग है, तो पहला कंडीशन है कि भाई मॉलिक्यूल कैसा हमारा, वाटर है, मीथेन है, क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सेकंड क्या है, हम किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मतलब 3n पे कर रहे हैं, या बॉन्ड वेक्टर पे मतलब काम कर रहे हैं, या 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं। द सिस्टम इन विच द रेडियल रिप्रेजेंटेशन डिटरमाइन, समझा आपको, ये एग्जाम में अगर पूछा तो बता सकते हो आप। देखो सब डिफिनीशन ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप का डिफिनीशन देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, जितना नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन। अब आपको ये समझेगा सिमेट्री ऑपरेशन कैसा, यहाँ पे देखना है C2 है, जैसे ई है, C2 है, सिग्मा वाई जेड, यहाँ पे कितना सिमेट्री ऑपरेशन, यहाँ पे 1 है तो 1 होगा, यहाँ पे अगर 2 होता तो 2C2 मतलब होता, यहाँ पे 1 होता, मतलब सिंपल सा जितना ऑपरेशन लग रहा है वही हो रहा है, कि टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन को ही ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। क्लासेस क्या होता है, वही ऑपरेशन को एक कैटेगरी में कन्वर्ट करके जितना उसको सिमिलर क्लासेस में डिवाइड करना, उसी को क्लासेस बोलते हैं, मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन इनटू सेवरल कैटेगरी। अरेंजमेंट, उसे उसी ऑपरेशन को अरेंजमेंट करके एक सेवरल कैटेगरी देना, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर C2 होता है, 3C2 होता है, लेकिन हमने C2 को सब एक ही क्लास में बांट दिया, ये सब C2 वाले इसी में होंगे, ठीक है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन इनटू सेवरल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टी आर कॉल्ड क्लासेस, ठीक क्लास, ठीक है। नाउ फॉर एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप जो होता है उसमें क्या होता है, क्लास इक्वल्स टू ऑर्डर होता है। हमारा एक एबिलियन ग्रुप होता है, हम आगे देखेंगे एबिलियन ग्रुप क्या होता है। उसमें क्या होता है, क्लास जितना होगा उतना ही उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। नाउ डायमेंशन, डायमेंशन कुछ भी नहीं होता, कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी इन कैरेक्टर, ठीक है। अगर 1 डायमेंशन है, अगर ये जो ई होता है, यहाँ से हम लोग पता करते हैं जो ई की वैल्यू होता है, ठीक है। अगर ये मेरा 1 डायमेंशन है तो इसको डिनोट करेंगे ए और बी से, मतलब या तो ए लिखेंगे या तो बी लिखेंगे। ये भी हम देखेंगे आगे क्यों, कब ए लिखेंगे कब बी लिखेंगे, ठीक है। अगर 2 डायमेंशन हमें देखना ही नहीं, हमें डायरेक्ट ई लिखना है। 3 डायमेंशन के लिए हमेशा टी लिखना है, ठीक है। तो ये नोटेशन है इसका 1 डायमेंशन का ए और बी से। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे सब देखो 1 डायमेंशन है ना, ये आइडेंटिटी का देखना है एलिमेंट, अगर यहाँ पे 1 डायमेंशन या तो ए होगा या तो बी होगा, देखना या तो ए होगा या तो बी होगा, यहाँ पे ई और टी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे बाई चांस मैं एग्जाम ऐसे ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर टू होता मतलब आइडेंटिटी यहाँ पे 2 लिखा होता, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको कट करके यहाँ पे हमें ई लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता, हम इसको कट करके यहाँ पे टी लिखते, ठीक है। मतलब वही बता रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट देखना है, वहाँ पे 1 है तो ए या बी होगा, अगर 2 होता यहाँ पे तो ई होता, 3 होता तो यहाँ पे टी लिखते, ठीक है। ये हो गया हमारा डायमेंशन लिखने का तरीका। नाउ चलो अब देखना कैरेक्टर टेबल हमारा दिखता कैसा है, ऐसा होता है कैरेक्टर टेबल, एक कॉलम नंबर 1 होता है, इसको कॉलम नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक हम कॉलम नंबर 2 बोलते हैं, और यहाँ ये वाले जो ग्रुप होता है मतलब इस कॉलम को कॉलम नंबर 3 बोलते हैं, और इसको हम लोग कॉलम नंबर 4 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे जेड है, एक्स है, वाई है, आर एक्स आर वाई है, ये आपको बहुत कुछ बताता है, मतलब आपको ये 4 मार्क्स का इससे आता है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। आपको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या होगा, इससे सब कुछ आप फैमिलियर होगे कुछ देर बाद, ठीक है। नाउ पहले हम लोग नोटेशन देख लेते हैं, कैसे नोटेशन देते हैं, मतलब A1G 2T कहीं आपको लिखा था ना कि B1G, ठीक है, B1G डैश B2G, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। आप करेक्टर टेबल ध्यान से देखो, आपको ऐसा लिखा है, तो कैसे हम लोग नोटेशन देते हैं सीखते हैं, उसको नोटेशन कैसे लिखा जाता है उसको सीखते हैं, ठीक है। जैसे मूलिगन सिंबल ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे देखना आपका कोई ये एक्स है, ठीक है,
हमने देखा डायमेंशन है, अगर 1 डायमेंशन है तो ए और बी से डिनोट होगा, ठीक है। अगर 2 डायमेंशन है तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी की बात हो रही है, ठीक है। 2 डायमेंशन है तो ई से डिनोट होगा और 3 डायमेंशन है तो टी से डिनोट होगा। इतना समझा? चलो, अब ए और बी कब होगा ये देखो, जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उसके हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। और जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस असिमेट्रिक होगा तो हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। नहीं समझा? यहाँ पे समझना, ठीक है। ये देखो, ये मेरा क्या है, ये कैरेक्टर टेबल है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर यहाँ पे 1 है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिक बोले तो 1 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। समझा? आपको वही बोल रहे हैं यहाँ पे ए और बी कब लिखेंगे, लेकिन हाँ 1 डायमेंशन होना चाहिए। आप 2 डायमेंशन के लिए नहीं लिख सकते वहाँ पे, ठीक है। 2 डायमेंशन का आपको नोटेशन क्या लिखना है, ई लिखना है, और 3 डायमेंशन को टी लिखना है, ठीक है। वही बोला, अगर 1 डायमेंशन है तो हमें ये काम करना है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे, अगर सिमेट्रिक है तो 1 लिखें, ए लिखेंगे, अगर एसिमेट्रिक है तो बी लिखेंगे। चलो ये हो गया। अब आपको यहाँ पे लिखना है, पहले नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस आपका काम खत्म हो गया। अब सेकंड आता है आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस के बाद वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर नोटेशन क्या होगा, हाँ, यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट का कैसे होता है, इफ C2 इज एब्सेंट देन इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। पहला क्या बोला है सब्सक्रिप्ट के लिए, मतलब फर्स्ट सब्सक्रिप्ट यहाँ पे जो बोलते हैं इसको फर्स्ट सब्सक्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक अलोंग C2 परपेंडिकुलर टू प्राइमरी एक्सिस, मतलब सिमेट्रिक अलोंग C2 परपेंडिकुलर टू प्राइमरी एक्सिस अगर रहेगा, मतलब प्राइमरी एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर C2 रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अगर एसिमेट्रिक होगा तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, ठीक है। ये कब बोल रहा है कि देखो प्रिंसिपल एक्सिस का काम हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है, अगर मेरा वहाँ पे जैसे C3 हो गया, उसके बाद C2 आता है ना, तो वहाँ C3 के बाद जो C2 आता है दूसरे नंबर, तो C2 अगर मेरा सिमेट्रिक है तो 1 लिखेंगे, अगर एंटी सिमेट्रिक है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। कहीं कहीं आप देखोगे पॉइंट ग्रुप जैसे वाटर में C2 में, तो वहाँ पे C2 प्रेजेंट होता नहीं है, ठीक है। मतलब C2 मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद वाला तो सिग्मा एक्सिट होता है। तो अब उसमें क्या करेंगे, अगर C2 मेरा एब्सेंट है तो क्या होगा, देन इफ C2 इज एब्सेंट दिस इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बी। अगर मेरा C2, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, C3 है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, C2 आएगा, तो C2 मेरा डिसाइड करेगा 1 और 2 को, ठीक है। मतलब सिमेट्रिक रहा तो 1, एसिमेट्रिक रहा तो 2। बट अगर मेरा कैरेक्टर में C2 प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद C2 मतलब कुछ है ही नहीं, इसका डायरेक्ट हमें क्या देखना पड़ेगा, प्लेन में आना पड़ेगा। प्लेन में कौन सा, सिग्मा बी वाला, ठीक है। देन ऑन द बेसिस ऑफ सिग्मा बी विच पास थ्रू द मोर नंबर ऑफ एटम, कौन सा लेंगे, जो नंबर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम को पास करता उस प्लेन को लेंगे, ठीक है, उस सिग्मा फी को लेंगे। तो ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होगा हमारा, अगर सिमेट्रिक हो तो 1 लिखेंगे और एसिमेट्रिक रहा तो 2 लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्सक्रिप्ट ये वाला। अब यहाँ पे देखेंगे सेकंड सब्सक्रिप्ट को, यहाँ पे अगर मेरा सिमेट्रिक है किसके, इन्वर्जन सेंटर के, यहाँ पे इन्वर्जन सेंटर है, ठीक है। करेक्टर टेबल में आप इन्वर्जन सेंटर देखना, अगर वो सिमेट्रिक है तो उसको जी से डिनोट करेंगे, अगर एंटी सिमेट्रिक है तो उसको यू से डिनोट करेंगे। ये मेरा यू है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया आपका। अब नीचे देखना, ऊपर सुपर सबसेट, वो कैसे दिखेंगे, यहाँ पे देखते हैं सिग्मा एच से, क्या देखते हैं, सिग्मा एच से, ठीक है। सिग्मा एच, अगर मेरा सिमेट्रिक है, अगर मेरा सिमेट्रिक है तो एक डैश लगाएंगे, अगर असिमेट्रिक है तो 2 डैश लगाएंगे, 2 डैश मतलब 2 डैश, ऐसा ऐसा 2 डैश लगाएंगे। अगर सिमेट्रिक है तो सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोटेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ कॉलम 2 की बात हो रहा है, कॉलम 2 में हमने देखा, कॉलम 2 आपको एक बार दिखा देता हूँ कॉलम 2 में कैसा होता है, देखना। कॉलम 2 आपका यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है। चलो, कॉलम 2 में क्या होता है, कैरेक्टर ऑफ IRR मतलब इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिराइव बाय यूजिंग ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम, मतलब जो 101 ये सब होते हैं जो कहाँ से आते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी, वहाँ से डिराइव हुए, ठीक है। 4 स्टेप्स होता है। पहला क्या स्टेप है कि जो नंबर ऑफ IR होते हैं, IR मतलब IR1, यहाँ देखो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे देखो ऐसा दिखता है। ये देखो, ये IR1 होता है, IR2 होता है, IR3 होता है, IR4 होता है, इनको बोलते हैं नंबर ऑफ IR। यहाँ पे क्या बोला है, पहला फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ IR इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे कैसा होगा, आपको यहाँ पे बार बार, ये देखो ये क्लासेस है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, इसको बोलते हैं क्लास, ठीक है। तो वही बोल रहा है, नंबर ऑफ IR इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ IR, मतलब जब IR को आप स्क्वायर करोगे, सम ऑफ किसके, डायमेंशन वाले को, डायमेंशन वाले मतलब जो ई वाला है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशन ऑफ IR शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। जो डायमेंशन का आप स्क्वायर करोगे और उसको सम करोगे तो क्या आएगा, वो ऑर्डर के ग्रुप इक्वल आना चाहिए, ठीक है। जैसे ऑर्डर में निकालते थे अभी आएगा, डायमेंशन कांट बी निगेटिव या जीरो, डायमेंशन हमारा निगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी IR, कोई सा भी IR ले लो, मैं आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे देखो
आइडेंटिटी का यहाँ पे क्या है, पहला फॉर्मूला बताता है कि जो आई आर होता है वो क्लासेस के इक्वल होता है, पहला है, ठीक है। सेकंड बता रहा है कि जो सम ऑफ स्क्वायर मतलब के वन, ये आइडेंटिटी हो गया, इसका जो डायमेंशन है के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर प्लस के थ्री स्क्वायर प्लस के फोर स्क्वायर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ टू। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें, यहाँ पे सी टू भी है ना, तो इसका क्या मैंने बताया था, टू इंटू एन, मतलब टू इंटू टू, ठीक है, इसका आएगा फोर आएगा, मतलब जो आएगा के वन स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर प्लस के थ्री स्क्वायर प्लस के फोर स्क्वायर इक्वल टू फोर आएगा, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर है यहाँ पे, टू एन मतलब ऑर्डर बताता है, ठीक है। ये हो गया। थर्ड बता रहा है कि कोई सा भी एक आई आर ले लो, मतलब आई आर वन ले लो आप, के वन एल वन एम वन एन वन, ठीक है। इसका आप स्क्वायर करो, मतलब के वन स्क्वायर प्लस एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर, ठीक है, वुड बी इक्वल टू द ऑर्डर, मतलब वो भी ऑर्डर के इक्वल आता है। और फोर्थ क्या हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ आई आर शुड बी, आई आर आर शुड बी इक्वल टू जीरो, मतलब आप क्या करोगे, कोई आई आर वन इंटू आई आर टू ले लो, इसका प्रोडक्ट लगो तो इक्वल किसका आएगा, जीरो का आएगा, मतलब के वन इंटू के टू, एल वन इंटू एल टू। बट आपको यहाँ पे भी ये देखना है कोफिशिएंट इसका क्या है, ये भी आप नोटिस करना, ये आपको न्यूमेरिकल में पता चलेगा कैसे करना, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखना, पहला हमने बताया कि आप सम ऑफ स्क्वायर डायमेंशन का, पहला तो हमने देखा कि जितना आई आर उतना ही क्लासेस होता है, वो देख लिया। सेकंड फॉर्मूला होता है कि जब डायमेंशन का स्क्वायर करेंगे वो ऑर्डर के इक्वल आएगा, देखो यहाँ पे सी टू भी है तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब देखना थर्ड क्या बताया था कि कोई भी आप आई आर को स्क्वायर करो, मतलब वन इंटू के वन स्क्वायर। अब आप बोलोगे यहाँ पे वन वन आया, ये क्या है, वही मैं बता रहा था, यहाँ पे जो वन है, यहाँ पे इसके ई के सामने वन है, सी टू के सामने वन है, सिग्मा एक्जेड के सामने वन है, सिग्मा वाई जेड के सामने वन है, इसको भी आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये बहुत तो भूल जाते हैं एग्जाम में, वही बोलो, वन इंटू के वन स्क्वायर प्लस वन इंटू एल वन स्क्वायर प्लस वन इंटू एम वन स्क्वायर प्लस वन इंटू एन वन स्क्वायर इक्वल टू फोर, ये हो गया। अब फोर्थ क्या बोला है कि जो हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे आई आर वन इंटू आई आर टू लेते हैं, उसमें भी जैसे यहाँ पे क्या लिया है, एल वन इंटू एल टू लिया है, के वन इंटू के टू लिया, ठीक है, मतलब इसका इंटू इंटू इसका इंटू, मतलब मल्टीप्लाई करना, और आपको ये भी कोफिशिएंट को याद करना है, कोफिशिएंट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे लिखना है, ठीक है। तो वन इंटू एल वन एल टू प्लस वन इंटू एम वन एम टू प्लस वन इंटू एन वन एन टू, यहाँ पे के वन के टू भी होगा, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। वही बोला है कि वन, यहाँ पे के वन के टू भी करना है, तो आप बोलोगे के वन के टू नहीं लिखा है यहाँ पे, वन इंटू के वन के टू, ठीक है, प्लस करना है। वही बोला है, प्रोडक्ट करना है ना आपको, दो आई आर के प्रोडक्ट, इसका आई आर इसका आई आर, मतलब किसी का भी आप ले लो, इसका इसका ले लो, प्रोडक्ट को आपको इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है। चलो, इससे हम लोग मतलब कॉलम फोर को कॉलम टू को फाइंड आउट करते हैं, वन जीरो वन ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आप देखो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, रिलेशन बिटवीन रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो रिड्यूसिबल जो होते हैं, जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कार्टेशियन ये सब से, मतलब थ्री एन से, थ्री से और बॉन्ड वेक्टर से, और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो आपका वन जीरो वन, जो कैरेक्टर टेबल में आपने देखा वन जीरो वन माइनस वन जीरो, ये सब होते हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। नाम से पता चला इरिड्यूसिबल मतलब फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते, तो वन जीरो वन को कैसे फर्दर रिड्यूस करोगे, तो उनको बोलते हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो क्या रिलेशन होता है आपको निकालने का कि एन आई इक्वल टू नंबर ऑफ आई आर, नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, जैसे आपने निकाला तो क्या होगा, वन अपॉन ऑर्डर, ऑर्डर आपको निकालना आ गया, ठीक है, वन अपॉन ऑर्डर समेशन ऑफ एन इंटू आई इंटू आर, एन क्या है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन है, एन आपका जो ऊपर कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, जैसे ई के सामने यहाँ पे वन लिखा तो वही हमारा एन है, ठीक है। वन इंटू आई आर, कैरेक्टर ऑफ आई आर, कैरेक्टर ऑफ आई आर वहाँ पे दिखा रहेगा, वन है कि जीरो है कि वन है माइनस वन है क्या, वो तो आपको लिखा रहेगा, उससे मिल जाएगा करेक्टर ऑफ आई आर। और यहाँ पे आर क्या है, करेक्टर ऑफ नंबर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको जैसे हम लोग थ्री एन कार्टेशियन से निकालते हैं, थ्री और बॉन्ड वेक्टर सबसे निकालेंगे, वो मेरा है करेक्टर ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे है थ्री एन वाला और बॉन्ड वेक्टर वाला, ये आई आर आर, ठीक है। और जो मेरा वन जीरो वन ये मेरा आर, सिंपल से आपको बोला हूँ एन आई निकालने का, मतलब नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालने कैसे निकालते हैं, वन अपॉन ऑर्डर समेशन ऑफ एन आई आर, एन क्या नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन, कितना सिमेट्री ऑपरेशन यहाँ पे, उसके बाद देखना कि हमारा जो हम लोग निकालते हैं थ्री एन और बॉन्ड वेक्टर से क्या आ रहा है हमारा वैल्यू, और उसके बाद रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से कैसे, ठीक, ये आपका रिवीजन है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रहा हूँ, बट आपको अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको एक थियरी मतलब उसके बेसिस पे प्रॉब्लम भी करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। आप लोग रिवीजन इसलिए देख रहे हो कि आप लोग को पता है कि चैप्टर के बारे में थोड़ा हल्का फुल्का पता है, इसलिए आप थियरी ये रिवीजन क्लासेस देख रहे हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी क्या क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ से चार चार मार्क्स से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आई आर एंड रमन एक्टिविटी। आपने क्या किया, आई आर एक्टिव कैसे फाइंड करेंगे, चेंज आई आर एक्टिव पहले क्या होता है, चेंज इन डाइपोल मोमेंट होना चाहिए अलॉन्ग कोई से भी एक्सिस में, एक्स वाई जेड किसी एक्सिस में होगा, तो उससे अगर होगा चेंज हो रहा है तो उसको आई आर एक्टिव बोलेंगे। रमन एक्टिव क्या होता है, चेंज इन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन होता है ना रमन में, चेंज इन पोलराइजेशन अलॉन्ग द प्लेन, तो उसको कॉलम, यहाँ पे कॉलम थ्री कॉलम फोर लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, जो कॉलम थ्री है, जो आई आर एक्टिव देखने हैं हम लोग कॉलम थ्री से देखते हैं, कैसे, यहाँ पे देखना, जो एक्स वाई जेड हो कॉलम थ्री में प्रेजेंट होता है, दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखना, जो जेड हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, ये देखना यहाँ से आई आर एक्टिव मिलता है, ठीक है, मतलब आई आर एक्टिव है कि नहीं है। सपोज आपका बी वन है,
अपने अभी निकालोगे वाइब्रेशनल मोड, तो आपको अगर B1 आता तो ये B1 आपका देखना, B1 तो X है, तो ये आपका IR एक्टिव है, ठीक है। आपका A2 आ गया, सपोज आपने उस रिडक्शन फॉर्मूला निकाला NIR से, Ni इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1 अपॉन ऑर्डर समेशन ऑफ NIR, तो उससे आपने निकाला तो आपका A2 आ गया। A2 निकालने देखो, A2 आप पूछेगा A2 क्या आपका IR एक्टिव है? नहीं, वहाँ पे भी आपको होता है कि वाइब्रेशन मोड निकालना होता है, तो उसका एक अभी मैं बताऊँगा उसको, ठीक है। तो अगर A2 के सामने अगर XYZ नहीं है तो आपका IR एक्टिव नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये रमन एक्टिव निकालना है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपका रमन एक्टिव होगा। नाउ ये हो गया। फॉर दिस ओनली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी कंसीडर, वही बोल रहा है कि आप जो एन मतलब निकालोगे सम एन से, मतलब जो हमने बताया था रिलेशन बिटवीन एन आई इक्वल्स टू समेशन 1 अपॉन ऑर्डर, ये बताया था ना समेशन ऑफ NIR। तो ये तो आपका हो गया, ये तो पूरा वाइब्रेशन बताएगा, लेकिन उसमें से हमें वाइब्रेशन को निकालना है। कैसे निकालोगे? ये मेरा हो गया टोटल वाइब्रेशन, ठीक है। टोटल में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें क्या करना है, रोटेशनल और ट्रांसलेशन को माइनस करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वाइब्रेशनल मोड। तो वही जो वाइब्रेशन मतलब हमें टोटल वाइब्रेशन इससे मिलेगा, ये फॉर्मूला सब टोटल मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रोटेशनल जो RX RY और Z वाले होते हैं, जैसे हमें क्या करना है, हमें RX RY RZ, यहाँ पे देखो कैरेक्टर टेबल में आपको दिखेगा, यहाँ पे जो RX RZ है और ये हमारे R मतलब रोटेशनल, ठीक है। RX RY RZ इसको सब्ट्रैक्ट करना है और हमें ट्रांसलेशन मतलब XYZ को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब उसको करने के बाद जो हमारा मोड आएगा उसको बोलेंगे वाइब्रेशनल मोड, ठीक है। तो उससे हमें पता करना है कि IR एक्टिव है कि नहीं। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि आपने फॉर्मूला लगाया और डायरेक्ट बोल दिया कि ये IR एक्टिव, नहीं, आपको वाइब्रेशनल मोड ही चाहिए। फॉर दिस ओनली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम शुड बी कंसिडर, ठीक है। चलो, इफ द वाइब्रेशन इज सिमेट्रिक अलोंग, अब यहाँ पे बोला कि कब पैरेलल होगा और कब परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर मेरा सिमेट्रिक है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो आपका वाइब्रेशनल मोड आएगा अगर सिमेट्रिक है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। प्रिंसिपल आपको बताया कि C2 जो भी रहेगा उसके +1 रहा तो मतलब पॉजिटिव रहा तो प्रिंसिपल सिमेट्रिक है, और अगर माइनस रहा तो असिमेट्रिक है, ठीक है। अगर सिमेट्रिक रहा तो क्या बोलेंगे, पैरेलल वाइब्रेशन, ठीक है। अगर मतलब सिमेट्रिक नहीं रहा तो उसका क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, ठीक है। ऐसे ही वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर सिमेट्रिक अलोंग सिग्मा एच, यहाँ पे देखो प्रिंसिपल एक्सिस का देखा तो हमें पैरेलल परपेंडिकुलर मिलता है। अगर हम लोग सिग्मा एच के देखेंगे सिमेट्रिक है तो इन प्लेन मिलेगा, अगर एंटी सिमेट्रिक है तो हमें आउट ऑफ प्लेन मिलेगा, ठीक है। नाउ स्टेप्स, स्टेप्स क्या है, पहला क्या करेंगे, फाइंड रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इन द मॉलिक्यूल बाय इन द 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हमने कहा 3n कार्टेशियन कैसे कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अनशिफ्टेड बॉन्ड वेक्टर इनटू कैरेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, डिराइव द रिलेशन बिटवीन IR एंड IR, जो हम लोग फॉर्मूला बताए थे n इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑर्डर समेशन ऑफ NIR, ठीक है। उससे क्या कर रिलेशन निकाल लेंगे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होता है, फाइंड आउट द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो भी आपके करेक्टर टेबल में RX RY RZ है वो आपका रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जहाँ पे आपका XYZ है वो आपका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उसको फाइंड आउट कर लो और क्या करोगे, फ्रॉम द करेक्टर टेबल, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो क्या करोगे, टोटल जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला से आया टोटल ये हो गया, माइनस आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, मतलब आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको क्या आएगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या करो, फिर फोर्थ स्टेप क्या है, डिटरमाइन द IR नंबर एक्टिव ऑन द ऑब्टेन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है ये वाला, यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि अगर उस जैसे आपका A1 आ गया तो आपको चेक करना है जो आपका A1 के सामने X है Y है Z है, अगर कोई सा भी तीनों में से कोई एक भी रहा तो आपको बोलेंगे IR एक्टिव है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप बोलोगे IR इनएक्टिव है, ठीक है। सिंपल सा इतना है। ऐसे रमन एक्टिव बोला तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, XY YZ इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशन देखा हमने कि अगर कैसे दिखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक रहा तो क्या बोलेंगे, पैरेलल। अगर मतलब अनसिमेट्रिक रहा प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन। ऐसे ही अगर बोला कि इन प्लेन है आउटर प्लेन तो कैसे बोलोगे, सिग्मा एच के। अगर सिमेट्रिक है तो इन प्लेन, अगर एंटी सिमेट्रिक है तो आउट ऑफ प्लेन बोलेंगे, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये तो हो गया आपका यहाँ पे। अब सेकंड है, ये तो बहुत यहाँ देखो 4-4 मार्क्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इफ डायग्राम इज गिवन वी हैव टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ IR। अगर डायग्राम हमें दिया है, डायरेक्ट कोई डायग्राम दिया है कोई सा भी, तो उसमें कैसे बोलेगा कौन सा आई, ये इसका IR बताओ, विच टाइप ऑफ IR। क्या बोलोगे, पहले डायग्राम बनाओगे, स्टेप नंबर 1 डायग्राम बनाओ। सेकंड, अप्लाई द ऑन ऑल द सिमेट्री ऑपरेशन एंड फाइंड आउट सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू सिमेट्री ऑपरेशन। मतलब सपोज आपको दिया है कोई सा भी मॉलिक्यूल ऐसे दे दिया, ठीक है।
आपको ये बोला कि स्क्वायर प्लेनर दिया, अब आप बताओ इसका क्या है? तो आप एक इज़्यूम मतलब स्क्वायर प्लेनर तो C2B, C4B क्या आएगा? ठीक है, उसको फाइंड आउट कर लो, उसमें से ऑपरेशन निकालो कि क्या है, अगर C2 लगाओ तो क्या होगा? C4 जैसे आपको पता चल गया C4 भी है या तो C3 भी है, ठीक है? आप पता करो C3 में क्या-क्या होता है, C3 प्लस 3 सिग्मा B ये आपको पता है ना? प्लस आइडेंटिटी, तो आप पहले C3 लगाओ, अगर चेंज हो रहा है, अगर उसका मतलब ऑपरेशन करने में उसका चेंज हो रहा है, तो क्या बोलोगे माइनस, अगर मतलब एसिमेट्रिक है, तो प्लस, अगर मतलब सिमेट्रिक है तो +1 लगाएँगे, एंटी सिमेट्रिक तो -1 लगाएँगे, ठीक है? अप्लाई ऑल द सिमेट्री ऑपरेशन, फाइंड आउट सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। नाउ सिंपल सा उसके बाद क्या करना है, जब आपको डायग्राम दिया तो सिंपल सा ये ऑपरेशन करना है, उसके बाद मैच करना है डायरेक्ट। मैच द ऑब्टेन्ड रिजल्ट विथ कैरेक्टर टेबल, कैरेक्टर टेबल से मतलब डायरेक्ट करना है और उसको जैसे आपका किसी का 1 आएगा, किसी का -1 आएगा, किसी का कुछ नहीं है 0 आएगा। ऐसे आपको डायरेक्ट आपको कैरेक्टर टेबल मैच करना है कि हाँ, कि ये किसका होगा -1 अब बोलना है ये B1 है, ठीक है? ये हो गया। नाउ थर्ड, द आईआर एक्टिविटी इज ड्यू टू द चेंज इन डाइपोल मोमेंट अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है? ये तो पता है कि आईआर एक्टिव कब होता है, जब कोई डाइपोल मोमेंट चेंज होता है किसी डायरेक्शन में, ठीक है? मैच द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम 3, हमने देखा जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कॉलम 3 से आईआर एक्टिव के लिए देखते हैं। इफ इट कंटेन्स एनी एक्सिस देन दैट मोड इज आईआर एक्टिव, हमने बोला कि जब कोई भी आपने वाइब्रेशनल मोड सपोज आपने सॉल्व किया B1 आ गया, ठीक है? अगर B1 के सामने एक्स है, वाई है, जेड है, मैंने पहले ही बताया, तो आपका आईआर एक्टिव, अगर नहीं है तो आईआर इनएक्टिव, ठीक है? अलोंग द डायरेक्शन आल्सो ड्यू टू दैट ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये हो गया। नाउ द बैंड विच इज नॉट आईआर एंड रमन एक्टिव आर का रिडक्टेंट बैंड, ऐसे ऐसे वाइब्रेशनल बैंड आपके जो होंगे, जो आईआर एक्टिव भी नहीं होंगे और रमन एक्टिव भी नहीं होंगे, उनको क्या बोलेंगे? रिडक्टेंट बैंड। आपको एमसीक्यू में आ गया रिडक्टेंट बैंड क्या होता है, ऐसे बैंड जो आईआर एक्टिव और रमन एक्टिव ना हो, ठीक है? नाउ फोर्थ है आईआर एक्टिव ऑफ मेटल कार्बन। आईआर एक्टिविटी मेटल कार्बन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द बॉन्ड वेक्टर। अब यहाँ पे देखो मतलब हम लोग जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप्स होते हैं, एक 3n, एक 3, एक बॉन्ड वेक्टर। तो हमें क्या मेटल कार्बन है हमेशा बॉन्ड वेक्टर को यूज करना है, ठीक है? ड्रॉ द बॉन्ड वेक्टर ऑफ CO ग्रुप ओनली इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है? नाउ अप्लाई ऑल द सिमेट्री एलिमेंट अपॉन द बॉन्ड वेक्टर टू फाइंड आउट, हमें क्या करना है, फिर सिमेट्री एलिमेंट लगाना है उस पर, ठीक है? फिर क्या करना है, कन्वर्ट द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन टू द आईआरआर, हमें क्या करना है, फिर कन्वर्ट करना है उसको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इरेड्यूस बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला। वही सिंपल सा है ना, सब कुछ सेम रहेगा, बॉन्ड वेक्टर से हमने निकालेंगे उसको, हमें क्या निकल जाएगा, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकल जाएगा। हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन फार्मूला लगाएंगे, सब कुछ आएगा, उससे क्या निकालेंगे। अब यहाँ पे देखना, ये मत कर देना कि वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने जाना, नहीं। मेटल कार्बन जो बॉन्ड वेक्टर से जो आएगा आपको, इसमें डायरेक्ट जो मोड आ रहा है, सपोज हम लोग क्या करते थे, ऊपर वाले में जो 3n से निकालते थे, उसमें क्या करते थे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसलेशन रोटेशन को तब जाके वाइब्रेशन मोड निकालते थे। लेकिन मेटल कार्बन जो भी मोड आए उसको डायरेक्ट हमें चेक करना है, फाइंड आउट वेदर दैट मोड इज आईआर, जो भी मोड आए सपोज इससे सॉल्व करने पे जो भी आया, हम डायरेक्ट चेक करेंगे, अगर एक्स पे है तो आईआर एक्टिव होगा, नहीं है तो एक्स वाई जेड किसी में होगा तो आईआर एक्टिव है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है? इसमें वाइब्रेशनल मोड निकालने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बोलता हूँ वाइब्रेशनल मोड मत निकालना इसमें डायरेक्ट, ठीक है? डायरेक्ट इसमें निकालना। चलो, फिफ्थ है हमारा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है, सिंपल सा, डायरेक्ट प्रोडक्ट और ग्राउंड स्टेट, मतलब हमें प्रोडक्ट निकालना है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का, ठीक है? अगर वो सिमेट्रिक हो जाता है, सिमेट्रिक मतलब क्या, अगर 1 1 1 है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट हो गया। एक्साइटेड स्टेट कोई सा भी ले लो, 1 1 -1, अगर इनका प्रोडक्ट अगर सब सिमेट्रिक आता है, 1 1 आता है, ठीक है, सब पॉजिटिव आते हैं, तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। तो ऑल अलोंग पॉजिटिव, तो क्या होगा, एनी वन ऑफ द एक्सिस, एनी वन ऑफ मतलब क्या, कौन सा एक्साइटेड स्टेट लेना है, या तो एक्स का लोगे, या तो वाई का लोगे, या तो जेड का लोगे। जैसे आपको कोई सा भी ये दे दिया, ठीक है, B1 दे दिया, ठीक है, और आपको बोला कि एक्स ये क्या अलाउ है कि नहीं अलाउ, तो आप क्या करोगे, इस B1 को, सपोज आपका यहाँ पे ये है, ठीक है, आप चेक करना एक्स पे, मतलब जो आपका ये दिया है इसको एक्स वाले जो एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई करना, अगर सब सिमेट्रिक का तो ठीक है तब अलाउ होगा, अगर नहीं आता तो आप वाई पे चेक करना, फिर जेड पे चेक करना, ठीक है? अगर किसी में से एक्स या वाई या जेड किसी में से एक में पॉजिटिव आ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई करने में सब पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे ये जो मतलब एक्साइट ट्रांजिशन ये अलाउ है, ठीक है? और जब आप देखो किस में अलाउ है, मतलब एक्स वाले, जेड वाले, वाई में, तो आप देखना किस में आ रहा है, अगर जेड वाले में सब पॉजिटिव है तो इसको बोलो ट्रांजिशन अलाउ है इन जेड डायरेक्शन, ठीक है? वही बोलोगे व्हेन डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट बिकम सिमेट्रिकल ऑल पॉजिटिव अलोंग एनी वन ऑफ द एक्सिस, देन दैट ट्रांजिशन इज अलाउड अदरवाइज फॉरबिडन, ठीक है? अगर एक्स वाई जेड में किसी में भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फॉरबिडन बोलेंगे। नाउ इफ द ग्राउंड स्टेट इज नॉट गिवन, अगर ग्राउंड स्टेट ना रही है, मोस्ट सिमेट्रिक स्टेट इज द ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट हमें नहीं है तो मोस्ट सिमेट्रिक वाला 1 1 1 जो होता है, मोस्ट सिमेट्रिक स्टेट इज द ग्राउंड स्टेट, ठीक है? ये हो गया। रिलेशनशिप कैसे निकालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड आईआर, कैसे, फर्स्ट ऑब्टेन द डायरेक्ट प्रोडक्ट यूजिंग द करेक्टर ऑफ आईआर, ठीक है? हमने क्या करें, हम लोग क्या निकालना है डायरेक्ट प्रोडक्ट से,
कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट हमें दिया है, ठीक है, हमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना ही नहीं है। लेट फर्स्ट ऑब्टेन द डायरेक्ट प्रोडक्ट यूजिंग द करेक्टर ऑफ आई आर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें जो हम निकालते थे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जैसे 3n से निकालते थे, 3 से निकालते थे, बॉन्ड वेक्टर से निकालते थे, यहाँ पे बोलेगा भाई डायरेक्ट जो हमारा ई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट है B1 और B2 के, B1 और B2 के, मतलब B1 B2 का करेक्टर टेबल में दिया रहेगा। आपको क्या करना है, B1 का आपको लेना है ये कॉलम 2 से, और B2 का लेना है, सिंपल से मल्टीप्लाई करना है, वही आपका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, ठीक है, वही बोल रहा है। लेट अस फर्स्ट ऑब्टेन द डायरेक्ट प्रोडक्ट यूजिंग द करेक्टर ऑफ IRR, ठीक है। देन वी यूज स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर्मूला करना है, यूज करना है, NI इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑर्डर समेशन NID, नंबर वही है, सब सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे क्या करना है आपको, जो हम लोग IR लेते हैं मतलब रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो निकालते थे 3n से, 3 से, बॉन्ड वेक्टर से, वहाँ पे ये ना लेके हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट जो निकाल, जैसे बोलेगा B1 B2 हमारा यही हमारा रिड्यूसिबल रिप्रेजेंट, तो आपको सिंपल सा उसका ही लेना है करेक्टर, ठीक है, करेक्टर ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट। चलो, नाउ सेवन्थ है हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, अगर मेरा एसएन है, अगर मेरा एसएन एब्सेंट है तो स्टीरियोकेमिक एक्टिव होगा। किसी में भी कोई सा भी मॉलिक्यूल अगर उसमें एसएन एब्सेंट हो तो हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है वो, ठीक है। हमारा एन क्या होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो, एसएन मेरा अब्सेंट होना चाहिए, एसएन मेरा अब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ज्ञान की बात है कि सी एन और डी एन इनको क्या बोलते हैं, कायरल पॉइंट ग्रुप बोलते हैं। सी एन और डी एन को क्या बोलते हैं, जैसे C2 हो गया, D2 हो गया, इन सबको क्या बोलेंगे, कायरल पॉइंट ग्रुप, ठीक है। C1 CS CNB CN इनको क्या बोलेंगे, मतलब सी वाले को पोलर पॉइंट ग्रुप बोलते हैं। सी वाले को क्या बोलते हैं, C1 CNB, ये सबको पोलर पॉइंट ग्रुप, यहाँ पे H नहीं है, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन एक्सिस और मोर देन वन एसएन इज सेड टू बी नॉन पोलर, ठीक है। मॉलिक्यूल वही बोल रहा है कि मॉलिक्यूल मोर देन वन एक्सिस CN और मोर देन वन एसएन इज सेड टू बी नॉन पोलर। चलो, अब क्या है, CN पोलर एंड कायरल पॉइंट ग्रुप। CN को क्या बोलते हैं, पोलर भी बोलते हैं और कायरल बोलते हैं। देखो कायरल तो दोनों को बोलेंगे, CN DN को दोनों को कायरल पॉइंट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। बट पोलर और नॉन पोलर किसको बोलेंगे, CN वाले को पोलर बोलते हैं, DN वाले को नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये एक फॉर्मूला स्टीरियो आइसोमर फाइंड आउट करने का, कितना स्टीरियो आइसोमर्स होगा। वैसे एग्जाम में बहुत कम पूछा है, एक बार पूछा है बस। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ग्रुप्स अवेलेबल फॉर सब्सटीट्यूशन, उसका फैक्टोरियल लेना है, मल्टीप्लाई 2 करना है, डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा जैसे ये इसमें आता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल में, तो इसमें आता है कि कितना मतलब साइट अवेलेबल है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ग्रुप्स अवेलेबल फॉर सब्सटीट्यूशन, उसका फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप, ठीक है। चलो, ये हो गया। नाउ क्लासिफिकेशन, 8 पॉइंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ग्रुप। कैसे, अगर लीनियर मॉलिक्यूल आपको पता है, लीनियर टॉप उसको क्या होता है, हमेशा C इन्फिनिटी और D इन्फिनिटी H को लीनियर मॉलिक्यूल, मतलब आपको बोला कि किसी मॉलिक्यूल आपका पॉइंट ग्रुप C इन्फिनिटी भी आ रहा है और D इन्फिनिटी H आ रहा है, अब क्या बोलोगे, वो लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। स्फेरिकल है, तुमको पता है स्फेरिकल तो सबसे सिंपल होता है, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, उसको बोलेंगे स्फेरिकल टॉप, ठीक है। बट वो सिमेट्रिकल, सभी ग्रुप एक होना चाहिए, ठीक है। नाउ असिमेट्रिक टॉप कब होगा, देखो असिमेट्रिक और सिमेट्रिक में बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको लीनियर भी पता होता है, इन्फिनिटी वाला, सिमेट्रिक स्फेरिकल भी पता होता है, बट असिमेट्रिक सिमेट्रिक बहुत डाउट होता है। सिमेट्रिक में याद करना कि जो हमारा एन की वैल्यू वो 3 से ज़्यादा होगा या तो 3 होगा, ठीक है, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे जो एन की वैल्यू असिमेट्रिक में आएगा, एन इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है, 2 से कम, 2 रहेगा तो 2 से कम रहेगा, यहाँ पे देखना। देखो असिमेट्रिक देखना, सब नोटिस करना, यहाँ पे C2 भी है, CS है, C2 है, D2 है, D2 D है, समझ रहे हो, सब 2 2 आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे असिमेट्रिक टॉप है। यहाँ पे सिमेट्रिक टॉप क्या आएगा, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जितना 2 से ज़्यादा जितने भी आते हैं उसको बोलते हैं सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, ठीक है। ये आपको याद करने का एक तरीका था, ट्रिक था, ठीक है। नाउ ये क्या है, इफ ऑर्बिटल्स आर गिवन वेव फंक्शन, मतलब हमें क्या होता है कभी कभी ना ऐसा वेव फंक्शन करके दिया रहता है, ऑर्बिटल का ये बताता है, ठीक है, इस टाइप का एग्जाम में दिया जाता है। वही बोला, इफ ऑर्बिटल्स आर गिवन या वेव फंक्शन आर गिवन, हाउ कुड यू डिटरमाइन IRR, कैसे हम IRR फाइंड आउट करें, मतलब इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वाला। क्या करना है हमें, फर्स्ट ड्रॉ द वेव फंक्शन इन ऑर्बिटल फॉर्म, इस ऑर्बिटल फॉर्म में हमें वेव फंक्शन बनाना है, ठीक है। नाउ सेकंड है कि अप्लाई ऑल द सिमेट्री एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ग्रुप, उस इस पे हम लोग जैसे हमारा C2 भी है तो C2 लगाएंगे, फिर सिग्मा भी लगाएंगे, फिर E लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, अप्लाई ऑल द सिमेट्री एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ग्रुप, एंड इफ सिमेट्रिक टेक पॉजिटिव, मतलब अगर सिमेट्रिक आता है, मतलब सेम आता है, अगर C2 करने पे सेम हमारा आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे सिमेट्रिक। अगर सिमेट्रिक आ रहा है तो हमें 1 लिखना है, अगर एंटी सिमेट्रिक आ रहा है मतलब कुछ और स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब कुछ और, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो, अगर आपने चेंज मतलब C2 ऑपरेशन लगा, यहाँ पे निगेटिव वाला यहाँ पे चला गया, पॉजिटिव वाला यहाँ पे गया, तो ए उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अगर आपका सिमेट्रिक करने पे सेम सेम आया, यहाँ पे प्लस था और बाद में रोटेट करने पे यहाँ पे प्लस आ गया, तो आपको सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। वही बोला, अगर सिमेट्रिक है तो 1 और एंटी सिमेट्रिक आया तो -1। चलो ठीक है, यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन लास्ट है। डिराइव मतलब सिंपल सा हाइब्रिडेशन बहुत कम पूछता है, बट आपको डायरेक्ट तो
आपको केमिकल बॉन्डिंग ये सब में आपको सिखाया जाता है हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट आप समझो ग्रुप थियरी से भी हम लोग हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में लेंगे, सो बहुत हल्के से लेंगे, ठीक है। डिराइव द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बाय टेकिंग बॉन्ड वेक्टर, इसको कैसे फाइंड आउट करें, बॉन्ड वेक्टर के बेसिस से निकालते हैं, ठीक है। कन्वर्ट इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन टू इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन बाय स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर्मूला, वो तो पता है आपको, बॉन्ड वेक्टर निकालने का उसका हम लोग ये निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे रिड्यूसिबल को इरेड्यूसिबल में, ठीक है। फाइंड आउट द डिफरेंट ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू IR फ्रॉम द करेक्टर टेबल। नाउ जो S होता है वो मोस्ट सिमेट्रिक ऑर्बिटल होता है, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। PX PY PZ एक्सियल ऑर्बिटल फ्रॉम कॉलम 3, ठीक है। DXY तो मुझे लगता है ये इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आपको केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वैसे एग्जाम में पूछता भी नहीं है। नाउ कंडीशन क्या है, नेवर नेग्लेक्ट द मोस्ट सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल तो सब में रहता है, ठीक है। सेलेक्ट एट लीस्ट फ्रॉम ईच IR, अब देखो ये तो ठीक है, यहाँ पे आप फोकस करो एबिलियन और नॉन एबिलियन। मैंने आपको बोला था क्लास इक्वल टू ऑर्डर होता है एबिलियन ग्रुप होता है, और क्लास नॉट इक्वल टू ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं नॉन एबिलियन ग्रुप, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोलेगा, जो एबिलियन ग्रुप होता है वो क्या करता है, ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और नॉन नॉन एबिलियन होता है और डज नॉट ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जो एबिलियन ग्रुप होता है हमेशा 2 के आसपास, मतलब 2 या 2 से कम रहता है, ठीक है। तो जैसे आपका असिमेट्रिक वाला था 2 या 2 से कम था, वैसे एबिलियन ग्रुप वाला CN C2B ये सब के होते हैं, आपका एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। और नाउ आपका ये जो है नॉन एबिलियन वाला आपका हमेशा 3 तक रहेगा, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा रहेगा, CNB DNH और DN वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर ग्रुप थियरी कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।